अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। तो आज का नावल शुरू करते हैं। उठ जाओ, देखो दिन के 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। नज़ीला बेगम ने परिशे की खिड़की का पर्दा पीछे करते हुए खूबी से कहा। वो कोई तीसरी बार से जगा के जा चुकी थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ था। पता नहीं ये लड़की इतनी सुस्त क्यों है, वो सोच कर रह गई। परिशे से हूँ मैं, तुमसे कह रही हूँ मैं। उन्होंने करीब आकर पीछे को झंझोड़ा। इसने उकताकर कंबल पीछे किया। क्या मुसीबत है अम्मी? एक तो कॉलेज की छुट्टी होती है, वो भी आप अजीरन कर देती हैं। इसने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या एक दिन की छुट्टी में बंदा पूरा दिन सोया रहे? उन्होंने भी इसी अंदाज में कहा। और ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? उन्होंने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। जहाँ जगह जगह कागज के छिलके और मैले कपड़े पड़े हुए थे। दादाजी उठ गए? इसने बालों को जोड़े की शक्ल में बांधते हुए पूछा। हाँ, उठ गए। उन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, उन्होंने सरसरी अंदाज में बताया। क्या? दादाजी ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया? आपने मुझे अभी बता रही हैं? इसने जल्दी जल्दी उठते हुए कहा। तो क्या तुम नहीं आई हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे दादा अब्बू तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करते? उन्होंने भी इसी अंदाज में कहा। अच्छा बस बस, आप तो हर वक्त लड़ाई के मूड में होती हैं। वो तकरीबन भागती हुई इनके पास से गुजरी। और ये लड़की देख के मैंने अभी फर्श धोया है। लेकिन ये सुनने से पहले इसका पाँव फिसल चुका था और वो औंधे मुंह नीचे पड़ी थी और अब हाय हाय कह रही थी। क्या मुसीबत हो तुम लड़की? नज़ीला बेगम ने करीब आते हुए कहा। नाज़ालिया बेगम ने करीब आते हुए कहा। हाय मैं मर गई, मेरा पाँव, मेरा पाँव। वो अब इससे सहारा देकर उठ रही थी कि खान साहब भी इसका शोर सुनकर भागते हुए। प्रीशे भी इनकी जान थी, इनके लाडले मरहूम बेटे की निशानी। क्या हुआ प्रीशे? उन्होंने रोते हुए प्रीशे के करीब बैठते हुए कहा। भाग रही थी आपके पास आने के लिए तो गिर गई। आप जानते हैं तो हैं इसकी जल्दबाजियों को। उन्होंने खान साहब को सारी बात बताई जो खुद वो तेल गर्म करने चली गई। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी की? उन्होंने नरमी से कहा। आप जानते तो हैं कि आपकी ये जल्दबाजियां आप जानती तो हैं कि आपकी जल्दबाजियां आपको कितना नुकसान देती हैं। दिखाएं पाँव ज़्यादा तो नहीं लगा? उन्होंने मोहब्बत से कहा। इसने चुपचाप पाँव आगे बढ़ा दिया। उन्होंने हाथ लगाकर देखा। पाँव थोड़ा सा सूज चुका था, लेकिन ज़्यादा नुकसान से बच चुकी थी। तो आप यहाँ से उठकर वहाँ तक नहीं जा सकती हैं? हम आपको शहर भेजने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने सरसरी से अंदाज में गोया इस पर बिजली गिरा दी। वैसे तो वो रोज़ाना शहर कॉलेज जाया करती थी। इनके ख़ानदान में वो पहली लड़की थी कि खानदान से होते हुए कॉलेज तक पढ़ने गई थी, वरना इनके खानदान में बचपन में ही निकाह कर दिया जाता था और फिर इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी। लेकिन पीछे चूंकि खान साहब की लाडली पोती थी, तो उसे थोड़ी ज़िद के बाद इसे शर्त पर इजाज़त देगी कि वह ड्राइवर के साथ ही आएगी और जाएगी। लेकिन पीछे को ये जान के हैरत हुई कि दादाजी फौरी खुद इसे शहर भेजने की बात कर रहे हैं। क्या दादाजी शहर? क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम शहर अपनी पप्पो के घर जा रही हो इन छुट्टियों में? क्या शाज़मीन फूफो के घर? क्या मैंने ठीक सुना? वो उछल ही पड़ी थी। लेकिन दादाजी इनके साथ तो आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। पेशे की हैरत की इंतहा नहीं थी। इसे याद था कि जब वो छोटी थी तो शाज़मीन फूफो शहर से इसके लिए ढेरों तोहफे लेकर आती थी। इनके साथ इनका एक खड़ूस बेटा भी होता था, जो जब भी आता था लड़ता था। लड़ाई के दौरान कुछ इतने जोर से पेशे के बाल खींचता था कि अगले पूरे हफ्ता पेशे के सर में दर्द रहता था। लेकिन फिर अचानक शाज़मीन फूफो ने आना ही छोड़ दिया। शुरू के दिनों में इसने सबसे शाज़मीन फूफो का पूछा, लेकिन किसी ने इसे कुछ नहीं बताया था। वक़्त गुज़रने के साथ साथ जब इसमें शऊर पैदा हुआ तो इसने लोगों से सुना कि कोई ज़मीनों का चक्कर था। खान साहब ने अपने भाई के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी थी कि वो दोनों बंदे रहेंगे। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ इनकी ये गलतफ़हमी ख़त्म होगी कि इनके छोटे भाई ने गाँव छोड़ने की ज़िद शुरू कर दी। और जब खान साहब ने मुखालिफ़त की तो इनके झगड़े शुरू हो गए और इनके भाई ज़बरदस्ती बीमा अपने पूरे ख़ानदान के शहर चले गए। वो दिन और आज का दिन ना शाज़मीन फूफो यहाँ आई थी और ना वो वहाँ गए थे और ना ही इनके दरमियान कोई राब्ता हुआ था। और अब जब इतने अरसे बाद खान साहब के छोटे भाई वफ़ात पा चुके तो शाज़मीन फूफो ने फिर से राब्ता बहाल किया था। और अब वो चाहती थी कि पिछले कुछ दिन इनके पास गुजारे, ताकि वो दोबारा से एक ताल्लुक़ का शुरू हो सके। हाँ, वो पुरानी बात थी ना। अब आप पप्पो आपको बुला रही हैं। उन्होंने इसकी हैरत ख़त्म की। ठीक है दादाजी, फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करूँ? इसने जोर से कहा और साथ ही उठने लगी। जैसे पाँव नीचे रखा दर्द की एक टीस उठी। दादाजी दिलचस्पी से देखने लगे, लेकिन पीछे का पाँव भी ठीक नहीं हुआ।
कुछ नहीं होता दादाजी, अभी तो 2-3 दिन हैं छुट्टियां होने में, तब तक ठीक हो जाएगा। वो पुरजोश थी, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, लेकिन अपना खुसूसी ख्याल रखना, हमें आपकी फ़िक्र रहेगी। उन्होंने फ़िक्र से कहा, फ़िक्र ही ना करे दादाजी, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ अब। वो एक दफ़ा फिर गिरने वाली थी, इसने बामुश्किल खुद को संभाला, तो वो तो मैं देख रहा हूँ। वो मुस्कुराते उठने लगी थी, आप आराम करें, मेरी एक मीटिंग है, मैं वो अटेंड कर लूँ, शाम में मुलाकात होगी। उसने खुशी से इस बात में सर हिला दिया। खान साहब शाम की चाय पी रहे थे और साथ ही नाज़िला बेगम बैठी थी। नाज़ालिया बेगम बैठी थी जो चाय के कप को घो रही थी। वो कब से इन्हें देख रही थी, आखिर वो पूछ ही बैठे, क्या बात है बहू बेगम, आप परेशान लग रही हैं कुछ? वो एकदम चौंकी। कुछ नहीं अब्बा, बस मैं सोच रही थी प्रीशा अब जवान हो गई है, शाज़मीन अब इस रिश्ते के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रही? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। इसने प्रीशा को बुलाया तो है, उन्होंने अपनी बहू को परेशानी दूर करना चाहिए। क्यों अब्बा? प्रीशा क्यों? असूलन तो रेयान को यहाँ आना चाहिए था, शाज़मीन को बाकायदा रस्म करनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि लड़की जाए? वो इस बारे बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी। बहू बेगम शाज़मीन इसलिए बुला रही कि अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, थोड़ा एक दूसरे को समझ लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तुम फ़िक्र ना करो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो उठने लगी। पुरशे को कॉलेज से छुट्टियां हो गई थी और वो वापस शहर जाने के लिए बहुत पुरजोश थी। इसने अपने सारा सामान पैक किया और दादाजी के कमरे में गई। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। पुरशे को देखकर उठ खड़े हुए, तैयार हो गया मेरा बेटा? जी दादाजी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वो दादाजी मुस्कुराए। पुरशे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत का। लड़कियों की इज्जत एक नाजुक फूल की मानद होती है, अगर एक भी पत्ती टूट जाए तो सारा फूल बिखर जाता है। एक बेटी के कंधे पर तमाम उम्र एक बोझ रहता है, जिसको वो तमाम उम्र उठाए फिरती है। इब्तदाई 21 में इसके कंधों पर इसके बाप की इज्जत का बोझ था, फिर शादी के बाद इसके शोहर का, फिर इसके बेटे का। वो शादी से पहले भी शादी के बाद भी अपने शोहर की इमानत होती है। और अपने इकाक के बारे में आपको इल्म है? पिछले सर उठाया। वो बहुत छोटी थी जब इसका निकाह इसके फूफो के बेटे से कर दिया गया था। इसके बाद से इसने खुद को अपने शौहर की अमानत ही समझा था और इसमें कभी खयानत नहीं की थी। बिलाशुबा वो फैसला हम बड़ों का था। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन वहाँ जाकर रहो। वो तुम्हारा शौहर है, कुछ वो तुम्हें समझे, कुछ तुम इसे समझो। अगर तुम लोगों को अपने मिजाजों में फ़र्क महसूस हुआ तो फिर वैसे किया जाएगा जैसा तुम चाहोगी। उन्होंने इसे प्यार से समझाया। ठीक है दादाजी, अब मैं जाऊँ? अब इसे अभी भी जाने की जल्दी थी। दादाजी ने इसे मोहब्बत बेशुमार दी थी, लेकिन साथ ही साथ इसकी इज्जत का भी बहुत ख्याल रखा था, क्योंकि इनके नज़दीक हर लड़की अपने शौहर की मानत होती है। वो जितनी बेवकूफ़ थी, वो उसके बारे में थोड़े फ़िक्रमंद भी थे, लेकिन वो मुतमिन भी थे कि वो अपने शौहर के पास जा रही है। गाड़ी एक कुशीदा सड़क पर रवां-दवां थी। प्रीशा बहुत खुश थी कि वो पहली दफ़ा शहर जा रही है और सबसे बढ़कर अपने शौहर से मिल रही थी। पता नहीं फूफो ने इस बारे में इसे बताया भी था कि नहीं। बहरहाल वो अब थोड़ी आज़ाद थी, यही काफ़ी था कि ये एक पहाड़ी इलाका था। इसके बाद एक मोड़ आता और गाड़ी गोल दायरे में घूम जाती और नीचे एक बड़ी खाई दिखने लगती। वो थोड़ी घबराई तो आगे बैठे ड्राइवर से पूछा, ये कौन सी जगह है? बीबी जी, ये एबटाबाद है। हो, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम कालकोल जा रहे हैं। ड्राइवर ने ताबेदारी से कहा, कालकोल, ये कैसा नाम है? वो सोच कर रहेगी। वो जैसे ही पुप्पो के घर पहुंची, पुप्पो से बहुत गर्मजोशी से मिली। पुप्पो को आज भी वैसे ही थी, घर को बहुत नफासत से तरतीब दिया था। पुप्पो बाहर के मुल्क थे फूफा बाहर के मुल्क थे। यहाँ फूफा और इनका बेटा साथ रहते थे और बेटा इन्हें कहीं नजर ना आया और वो पूछ भी ना सकी। जब वो रात का खाना खा चुकी थी तब भी वो ना आया और फूफो से सोने का कहकर खुद सोने चली गई। वो भी उठी और कमरे में चली गई। चूंकि कमरा ऊपर था तो इसे गर्मी का एहसास हुआ। इसे समझ नहीं आई कि क्या करे। वो उतर के नीचे गई। पहले सोचा कि फूफो के कमरे में सो जाए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि फूफो की नींद खराब होगी। वो घर का जायजा लेने लगी। इसे फूफो के कमरे के साथ वाला कमरा दिखाया। वहाँ कोई नहीं था। इसने सोचा वैसे भी कमरा खाली था, वो वहाँ रह सकती थी। सुबह वो पप्पो को बता दी कि यही सोचकर वो कमरे में चली गई। वो बहुत थकी हुई थी, लिहाजा जाते ही बेड पर ढह गई। वो दबे पाँव कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इसकी जॉब ऐसी थी कि जिसमें वो रात को काफ़ी देर से आया करता था, लिहाजा इसके कमरे का एक गेट बाहर की जानिब भी खुलता था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने पास रखता था। इसने छत से छलांग लगाई और सबसे पहले कपड़े तब्दील किए और फिर पिछले दरवाजे की चाबी निकाली। दरवाज़ा खोलने लगा। किसी के कदमों की चाप से प्रीशा की आंख खुल गई। पहले तो वो थोड़ा घबराई, लेकिन अगली ही पल इसने करीब पड़ी फ्रूट बास्केट से छुरी निकाली और गेट के सामने खड़ी हो गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। रेयान की आदत थी कि वो घर में आते ही पहले फ्रेश होता था, फिर कमरे में जाता था। अभी भी वो वर्दी की बजाय सादे से होली में था। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने रूबरू किसी को चाकू पकड़े देखकर वो चूक गया। इसकी जॉब ही ऐसी थी कि फौरी रद्दमल जाहिर किया जाता और आर्मी वालों को तो वैसे ही हम वक्त दुश्मन का खतरा लगा रहता है। इसने अपने हवासों पर काबू पाते ही एक जोरदार तमाचा पीछे के मुंह पर दे मारा।
चाकू इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। हाय अल्लाह! उफ़! इतनी ज़ोर का मारा मुझे चोर तुम्हें अल्लाह पूछे अल्लाह करे तुम्हारे हाथ टूट जाए। मर्दाना हाथ से थप्पड़ खाने के बाद अब वो इसे गाली से नवाज रही थी और रेहान अलग हैरान परेशान खड़ा था कि इसने तो लड़का समझ के हाथ उठाया था और अब लड़की। ये क्या माजरा है? इसके कमरे में लड़की का क्या काम? इसने आगे बढ़कर बल्ब जलाया तो कमरा रोशन हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। वो बीबी सदमे के ज़रिए इससे गाज ला रही थी। रेहान इसका जायजा लिए। लंबी कमीज, चूड़ीदार पजामा, लंबे जो खुले बाल थे। इसे नज़र उठाकर देखा। बड़ी बड़ी लंबी मोटी मोटी आंखें, बड़ी बड़ी लंबी पलकी, मोटी मोटी आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखें जैसे वो बस स्मार्ट थी, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा कमज़ोर। मोहतरमा मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? इसने आईब्रो जाकर कहा क्या मतलब तुम्हारा कमरा? तुम चोर हो, चोरी करने की गर्ज से आए हो? और हिम्मत तो देखो कि अब इस कमरे को अपना बोल रहे हो। इसने हाथ कमर पर रखते हुए चालाकी से कहा तुमने मुझ पर हाथ उठाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं शोर डालूंगी तुम्हें पुलिस के हवाले ना किया तो फिर कहना। वो अब अपने फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी। रुको, ये क्या बदतमीज़ी है? लड़की मेरे कमरे में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रही हो। इसने इसे कलाई से पकड़कर पीछे किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? पागल लड़की, ये मेरा कमरा है, मेरा घर है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। चोरों के पास चाबियां नहीं होती। इसने चाबी इसकी नज़रों के सामने की। ओ अच्छा, ये तो पुप्पो का बेटा था, इसका शोहर। वो क्या समझी? अब आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? इसने तंज से कहा। ये मेरी पुप्पो का घर है। इसके मुंह से फंसे फंसे अल्फाज निकले। अच्छा तो आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? इसने संजीदगी से कहा। वो ऊपर गर्मी थी ना तो इसलिए नीचे आ गई। मुझे नहीं पता था ये आपका कमरा है। वो थोड़ा घबरा गई थी। कोई बात नहीं, आप यहीं रहे, मैं ऊपर चला जाता हूँ। उसको शायद हाथ उठाने की शर्मिंदगी थी। हूँ वो कहकर कमरे से निकल गया। जैसे इसने कमरे के बल्ब रोशन किया तो उसके होश उड़ के कमरा मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा था। हर चीज़ उधर बिखरी थी और रेहान को गंदगी से नफरत थी। उफ, एक दिन में इतना गंद! क्या फिर लड़की है? क्या फिर कुहर लड़की है? से जी भर के गुस्सा आया था कि वो हातमताई ना बनता और जब एक अनजाने अनजाने में मार ही दी थी और एक और भी मार देता दिल को सुकून तो आता। अब वो गंद समेट रहा था। सोना तो था ही और गंदगी रेहान को पसंद नहीं थी। सुबह वो उठी तो देखा तो पप्पो किचन में नाश्ता बना रही थी। इसे आता देखकर मुस्कुराई। इसे आता देखकर पप्पो मुस्कुराई है। अरे उठ गई जी पप्पो। वो इसे सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। वो नाइट सूट में था, अभी सो कर उठा था। कल की बात की वजह से वो थोड़ी शर्मिंदा थी। नजरें झुका गई। अम्मी मेरी रेड शर्ट ढूंढे दे, मैं ठीक में आती हूँ। वो पीछे की जानी मुड़ी। पीछे में से शर्ट ढूंढ के दे आओ, प्याज मैंने काट दिया है। आमलेट बना दो। इसके पहले ही कि वो कुछ बोलती पप्पो किचन से निकल गई। इससे तो आमलेट बनाना आता ही नहीं था। पहले सोचा छोड़ दे, फिर सोचा कोशिश करने में क्या हार जाए, पप्पो क्या सोचेगी। वो उठ गई। रंडे में हल्दी, नमक मिलाई, लाल मिर्चों की चम्मच भरकर फ्राई पैन के बजाय तवे पर डाल दिया। जब आमलेट जल गया तो इसे तवे से उतारने तक वो कुछ और ही बन चुका था, लेकिन चलो बना तो था। पीछे मुतमिन होकर बैठ गई। ये लो मिल गई शर्ट। उन्होंने शर्ट सामने की। हूँ ये कौन है? वो जानता तो था लेकिन अनजान बना। अरे वो तुम्हारे मामू की बेटी है, उन्होंने खुशी से बताया। अच्छा, मामू ने इसे इतना भी नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में बगैर इजाजत नहीं घुसते? इसने तन से कहा। क्या वो एकदम बाहर इजाजत है? रुकी, क्या मतलब? वो किसके कमरे में बगैर इजाजत के गई? मेरे और किसके? इसने सरसरी अंदाज में बताया। अच्छा तो क्या हुआ? बीवी है तुम्हारी, क्या हुआ? चली गई? उन्होंने भी आराम से इसके सर पर बम फोड़ा। वट अम्मी, ये इतनी गैर जिम्मेदार लड़की, ये मेरी बीवी? इसने सर थाम लिया। आपने इतनी गैर जिम्मेदार लड़की का इंतखाब किया मेरे लिए। इसने एहतजाज किया। कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए किया जो भी किया। और खबरदार जो तुमने अब इसे कुछ भी कहा। उन्होंने इसे डांटा। अम्मी ये नाइंसाफ़ी है। वो छोटी छोटी बात से रोने लगती है। और आप खुद ही बताएं, एक आर्मी ऑफिसर की बीवी ऐसी हो सकती है? इसने अपनी तरफ से एक जवाब पेश किया। क्यों, इनमें क्या खास होता है? उन्हें कहा कबूल था कि कोई इनकी भतीजी के बारे में ऐसे कहे। आर्मी वालों के घर वाले बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। इन्हें हर सिचुएशन को फेस करना आता है। इनके इतने छोटे दिल तो नहीं होते ना। अभी कल जिधर आपने इसे ठहराया था ना, इधर रात को मुझे सोना पड़ा। जब मैं इधर गया तो मेरा सर घूम गया। एक दिन में इतना गंदमी में इससे अभी तक बचपना नहीं गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि आपने मेरे लिए लड़की की इंतखाब में जल्दबाजी की। शाज़मीन बेगम सोचने पर मजबूर होगी। वाकई इनका जिम्मेदार बेटा था, लेकिन वो इतने अरसे बाद जुड़ने वाले रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकती थी। और हो सकता है कि वो कद गुजरने के साथ साथ इसमें भी शौर पैदा हो जाए। आपका जो भी फैसला होगा मेरी सर आंखों पर, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और एक बात, वो अभी यहाँ नहीं है। इसको हरगिज़ मेरी जॉब के बारे में मत बताइएगा। अम्मी मैं नहीं
चाहता कि इसकी बेवकूफ़ी की वजह से आपके लिए कोई ख़तरा पैदा हो। आप समझ रही हैं ना। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया, आप संभाल लीजिएगा, आइए नाश्ता करते हैं। वो दोनों उठ गए। फूफो किचन में जाने लगी तो पीछे ने इन्हें रोक दिया। बैठे मैं नाश्ता लगाती, उसने रेहान के सामने सुगड़ बनते हुए कहा। रेहान मुंह मोड़ गया। फूफो मुस्कुरा कर कुर्सी पर बैठ के पीछे नाश्ता लगाने लगी। वो प्लेट्स ला रही थी कि इसके हाथ से 2 प्लेट ज़मीन पर गिर के रेजा हो गई। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। रेहान तंज़िया हंसा और इससे सुलगा गया। कोई बात नहीं प्रीशिया, साथ ही मुलाजमा को आवाज़ देने लगी। वो नाश्ता लगाकर फूफो के पास ही बैठ के जैसे ही रेहान ने आमलेट के ऊपर से ढक्कन उठाया, इसके 2 कंडे खड़े हो गए। वो आमलेट नहीं, कुछ और ही था। अम्मी वो चलाया, ये क्या है? इसने आमलेट आगे की। फूफो की भी कुछ यही हालत थी। प्रीशिया वो सदमे के ज़रिए से बोली, क्या तुम्हें आमलेट नहीं बनानी आती? प्रीशिया ने सफाई पेश की, नहीं बस थोड़ी जल गई है, जायका अच्छा है। उफ, फूफो ने सर थाम लिया। प्रीशिया मेरी जान, अगर तुम्हें नहीं बनाना था तो मुझे बता देती। रेहान उठा और कुर्सी को कुछ ऐसे ज़ोर से पीछे धकेला कि प्रीशिया डर गई। इस घर का तो चैन और सुकून बर्बाद हो गया है। पहले सोना नसीब नहीं था और अब खाने में भी यही कुछ मिलेगा। वो बड़बड़ा कर जाने लगा। रेहान फूफो ने आवाज़ दी, रुको मैं बना देती हूँ, रहने दें कहकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पीछे ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। रेहान शाम को घर आए तो घर की ऐसी हालत देख इसका सर घूम गया। सब कुछ इधर-उधर बिखरा था। अम्मी भी इससे कहीं नज़र ना आई। इससे पहले कि वो कुछ समझता प्रीशिया किचन से निकलती नज़र आई। अम्मी कहाँ है? इसने सख्ती से पूछा। वो फूफो तो अपनी दोस्त के घर गई हैं। और आप क्या कर रही हैं? इसने इसी लहजे में पूछा। मैं चिप्स बना रही थी, आप खाएंगे? ये इसने खुशदिली से इसे दावत दिया। आप एक काम करें, मुझे थोड़ी सी जहर ला दें, क्योंकि ये मनाजिर देखने के बाद किसी भी शरीफ नफ्स इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसने भरपूर संजीदगी से अपने दिल की भड़ास निकाली। पीछे की किचन की तरफ जाते पाँव रुके और पलट कर इसने हैरानगी से देखा। हाँ मोहतरमा, आप एक चिप्स बनाने के लिए घर की ऐसी हालत करती हैं और ऐसे माहौल में बैठकर आप खाएंगी भी? उसने तासुब से इधर-उधर देखते हुए कहा, मोहतरमा आप में सलीके का बहुत फुकदान है और आप में तमीज़ का। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। क्या इसे शायद ठीक से समझ नहीं आई थी। कुछ नहीं, आप बैठे, मैं साफ़ कर देती हूँ। उसने बात संभालना चाहिए, मेहरबानी आपकी, मैं गंद में बैठने का आदी नहीं। वो कहकर बाहर निकल गया। आया बड़ा सफाई पसंद, जब देखो डांटते रहते हैं। पता नहीं इनके साथ कैसे गुजरेगी ज़िंदगी। वो अब घर की हालत ठीक करने की कोशिश कर रही थी। रात रेहान का थका हुआ घर वापस आया और साथ आते ही सो गया। अभी इसकी आँख ही लगी थी कि इसे महसूस हुआ कि इसे कोई जगा रहा है। इसने करवट मोड़कर साइड बल्ब जलाया। देखा प्रीशिया खड़ी से जगा रही थी। क्या है? इसने थोड़े गुस्से से कहा। वो कुछ घबराई हुई थी। क्या? वो इसने मुंह बनाते हुए कहा। ये लड़की इसकी जान की दुश्मन। हाय, जान की दुश्मन ही तो बन चुकी थी। मुझे ऐसा लगता है मेरे कमरे में कोई है। इसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। मसलन कौन है आपके कमरे में? इसने तो उसे थोड़े तंज से कहा। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसे मासूमियत से कहा। मतलब कि ये पूछ रही हो कि मेरे कमरे में कौन है? इसने इस बात में सर हिला दिया। क्या ये बेवकूफ़ लड़की है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारे कमरे में कौन है? इसने जान छुड़ाना चाहिए। तुम्हारा वहम होगा। रेहान जानता था कि इनका घर इतना महफूज है कि वहाँ कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं पर मार सकता। आर्मी की तरफ से इसे प्लॉट की सहूलत थी, लेकिन अम्मी के की इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और अब प्रीशिया नया इंकशाफ कर रही थी कि इसके कमरे में कोई है। मैं तो ये तो नहीं कहा कि आप इसे जानते, कम से कम जाकर देख तो लेना। इसने नाराज़ होते हुए कहा। मेरी बात का यकीन तो करें, अंदर वाकई कोई है। इसने कुछ मशकूक तरीके से कहा कि रेहान सोचने मजबूर हो गया। अच्छा चलो देखते हैं। वो अब कुछ धीमा पड़ गया था। वो भी चुपचाप सर झुका कर इसके पीछे चलने लगी। रेहान ने चुपचाप दरवाज़ा खोला, फिर लाइट ऑन की तरफ देखने लगा, लेकिन इसे कोई कहीं नज़र नहीं है। इसने पीछे मुड़कर गुस्से से देखा। होगी तसल्ली, कोई भी नहीं है। फिर भी नींद ख़राब की तुमने। वो बाहर जाने लगा तो पीछे से थोड़ी सी आवाज़ पैदा हुई और एकदम प्रीशिया रेहान के बाजू से लिपट गई। रेहान ने नजरें झुकाकर देखा तो एक छोटा चूहा इसके करीब से गुजरकर बाहर छत की जानिब चला गया था। प्रीशिया अभी तक आंखें बंद की इसका बाजू मजबूती से थामे खड़ी थी। खोल दो आंखें, चला गया। चूहा था। इसने नरमी से अपना बाजू छुड़ाया। इसने आंखें खोलकर सुक्का सांस लेता चला गया। इसे अभी तक यकीन नहीं था कि यार क्या डरपोक लड़की हो। एक चूहे से डर गई। वो सच में अब तंग हो गया था। चुपचाप सो जाओ। अब अगर बाहर किसी फजूल बात के लिए मुझे जगाया ना तो यहीं बंद कर दूंगा। तुम्हें आई बात समझ में? इसने उंगली से इसे तनबीह की। जिंदगी जीरन हुई है मेरी तुमने जिंदगी जीरन की हुई है मेरी तुमने, कहकर वो गुस्से से जाने लगा। क्या आप सच में ऐसा करेंगे? वो तस्दीक चाहती थी। अगर ऐसे ही बोलती रही तो मैं सच में कर गुजरूंगा। वो कहकर बाहर निकल गया। रेहान बाहर से अंदर आया तो प्रीशिया हाथ में शरबत का गिलास लेकर अंदर कमरे में जा रही थी। रेहान इसे नजरअंदाज करता हुआ अंदर जाने लगा। इसने शायद रेहान को नहीं देखा था, इसलिए अपनी मौज में मगन वो आगे कुछ इस तेजी से बढ़ी कि इसके कसरती बदन के साथ टकराकर पूरा शरबत का गिलास इसके सफ़ेद कपड़ों पर उंडेल दिया। उफ, वो एकदम सटपटा गई। इसे आगे इसने भरपूर मासूमियत से पूछा। आसमान से गिर गया हूँ। अरे मुसीबत, तुम मुझे किधर से ढूंढ लेती हो?
मेरा सोना जागना उठना बैठना तुमने जीर्ण कर दिया है, इसकी बर्दाश्त इतनी ही थी। अब वो फट पड़ा था, क्या हो गया है? मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? गलती आपकी थी, लेकिन आप भी क्या याद रखेंगे? मुझे मुझे दे, मैं धो के सुखा देती हूँ। वो इसे ख़ाजा ने नज़रों से देखता हुआ चेंज करने चला गया। ये लो, ये कपड़े प्रेस कर दो। अम्मी सो रही थी, वो इन्हें जगाना नहीं चाहता था और बाहर जाना लाज़मी था। इसे मजबूरन से कपड़े देने ही पड़े। अच्छा, मैं कर देती हूँ, वो चपा-चपा कर बोलती अंदर चलेगी। काफ़ी देर बाद भी वो वापस ना आई तो वो बेचैन हो गए, इससे जल्दी निकलना था, लेकिन इस आफ़त से टक्कर हो गई और अभी तक वापस नहीं आई थी। आखिर वो उठकर अंदर गया और अंदर का मंज़र देख के इसके होश उड़ गए थे। इसकी कमीज़ के ऊपर इस्त्री औंधे मुँह पड़ी थी और पूरे कमरे में धुआँ फैल चुका था। अलबत्ता प्रीशे इसे कहीं दिखाई ना दी, वो होती तो दो लगाता। इसे इसने करीब जाकर इस्त्री उठाई और कपड़ों की हालत देखकर इसके दिल खून की आंसू रोने लगा और इस लम्हे को कोसने लगा जब इसने इस बेवकूफ़ लड़की पर यकीन किया था। लेकिन वो थी किधर? इसे वो ऊपर से मोबाइल हाथ में पकड़े उतरती दिखाई दी। इसने इसे खाजा नज़रों से देखा और प्रीशे को समझते हुए घबराई। वो मेरी सहेली की कॉल आ गई थी, तो मैं इसे ने जली हुई कमीज़ की तरफ देखते हुए कहा और बाद में भी सुनी जा सकती थी। लड़की, तुम्हारी ये हरकतें रोज़ मेरा आधा किलो खून जला देती हैं। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अपना सर दीवार के साथ दे मारे। मैं जानबूझकर नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से इस्त्री बंद की थी। हाँ ना, बाद में जिन आए थे उन्होंने ऑन कर दी। क्यों ना? इसने तंज़ भरे लहजे में कहा। अच्छा, आपके घर जिन भी हैं? इसने हैरानगी से पूछा। यार तुम क्या चीज़ हो? वो कमीज़ को इधर ही फेंक कर खुद बाहर निकल गया। पीछे पीछे कमीज़ उठाकर बड़बड़ाने लगी। जो भी चीज़ हूँ आपसे बेहतर हूँ। अब इतनी भी नहीं जली थी कि पहनी तो जा सकती थी। कमीज़ दामन से जल चुकी थी हूँ, बस मुझे बेइज्जत करने का मौका चाहिए। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था, हर तरफ सन्नाटा था। घड़ी रात के 1 बजे का अंदिया दे रही थी। रेहान अभी तक जाग रहा था, इसके कमरे का बल्ब अभी तक जल रहा था। वो गहरी संजीदगी से अपने सामने पड़ी डायरी के वर्क पढ़ रहा था। इस डायरी को इतनी बार पढ़ चुका था, इसके अंदर लिखी बातें इसको अब ज़ुबानी याद थी, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी जिसकी ये डायरी थी इस तक वो पहुंच नहीं पाया था। ये नहीं था कि इसे अपने निकाह की खबर नहीं थी। जब से इसने होश संभाला था, अम्मी ने ये बात इसके ज़हन में डाल दी थी कि इसका निकाह इसके मामू के घर हो चुका है और अब बस रुखसती रह गई है। वो इस निकाह को दिलो जान से कबूल भी करता अगर ये फुटपाथ पे पड़ी डायरी इसकी ज़िंदगी में हलचल मचा देती। इसे अब भी याद था कि ये डायरी इससे तब मिली थी जब वो कॉलेज जाता था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर डायरी इसे ज़मीन पर गिरी नजर आई। इसने झुककर वो डायरी इस नीयत से उठा ली कि शायद इस पर अल्लाह का नाम हो। ये वीरान जगह थी, यहाँ कम ही कोई आता था। इसने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई, जब कोई नज़र ना आया तो मजबूरन इसने डायरी अपने बैग में डाल दी। कुछ दिन तो वो अपने इम्तिहानात में मसरूफ़ रहा। इस इम्तिहान से फ़राग़त के बाद एक दिन यूं ही अपनी अलमारी में पड़ी इस डायरी पर नज़र पड़ गई थी तो ये गैर अखलाक़ी हरकत थी कि किसी के बगैर इजाज़त के कोई चीज़ खोल के पढ़ लेना। लेकिन इसका मालिक था कहाँ, और हो सकता है इसके अंदर मालिक के बारे में कोई मालूमात हो तो वो इसे ढूंढ कर वापस कर दे, क्योंकि ये गैर अखलाक़ी हरकत थी। वो जल्दी-जल्दी डायरी लौटाना चाहता था और आखिर इसने इसे पढ़ने का फ़ैसला कर लिया था। वो वर्क पढ़ता गया और पढ़ता गया। वो डायरी ऐसे मालूम होता था कि किसी लड़की की। इसे लगा कि वो इन लफ्ज़ों के सहर में गिरफ़्तार हो रहा है। इसे याद था कि इसने इस रात डायरी जाकर बार-बार पढ़ी थी और इसके बाद ही मामूल बन चुका था। वो जब भी थक जाता डायरी खोल कर पढ़ लेता। इसे लगता वो लड़की पास खड़ी इसकी हिम्मत बढ़ा रही, इसे अपनी और इसकी कैफ़ियत एक सी लगती। कभी इसे किसी तहरीर में बहुत उदास लगती और यकदम इसे लगता कि वो खुश हो गई है। अजीब धूप छाँव सी लड़की थी। एक दिन वो भी आया जब रेहान को इसकी बातों के अलावा कुछ याद नहीं रहता था। वो छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करने वाली लड़की थी। वो ज़िंदगी जीना चाहती थी और रेहान को दादाजी के मरने के बाद कोई ख़ास अर्ज़ नहीं थी। वो बचपन से ही दादाजी के साथ बहुत अटैच था। वो ये भी जानता था कि दादाजी को असल में कोई बीमारी नहीं थी, अपने भाई से जुदा होने का दुख है। क्या था, वो इनको इनका हिस्सा दे देते, लेकिन इनके साथ ताल्लुक़ ना तोड़ते। हम भी छोटी-छोटी बातों को आना का मसला बनाकर रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और दादाजी के मरने के बाद वो बिल्कुल टूट गया था। और तब इसकी लिखी एक तहरीर आज भी याद थी जिसने इसे दोबारा जीना सिखाया था। हम टूटते नहीं, हम तोड़ दिए जाते हैं, कभी किसी के हाथों और कभी किसी के हाथों, लेकिन हम हकीकत में अपने ही हाथों टूटते हैं, क्योंकि हम लोगों पर बिलावजह उम्मीदें रख लेते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि एक ना एक दिन सब ने हमें छोड़ जाना और फिर हमने अकेला रहना है, लेकिन हम खुद को बार बार धोखा देते हैं और दूसरे इंसान को मौका देते हैं। हम एक दफ़ा और तोड़ दो, एक दफ़ा टूटना हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम अपने हाथों से टूट सकते हैं तो अपने हाथों से जुड़ भी सकते हैं, और वो जब हम अपने ही हाथों से जुड़ते हैं तो फिर हमें कोई तोड़ भी नहीं सकता। और फिर इसने खुद को गुम कर लिया था अपनी दुनिया में। दादाजी चाहते थे वो आर्मी में जाए, वो आर्मी में चला गया था
वो ऐसे दुनिया में चला गया था जहाँ वो था, इसकी नौकरी थी और वो लड़की थी। फिर मोहब्बत तो किसी के साथ से भी हो जाती है और इसके पास तो इसकी तहरीर थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर अम्मी इस पर इंकशाफ ना करती कि तुम्हारी मनकोहा तुम्हारे घर में है। और ऐसी बेवकूफ़ लड़की इसने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी किस्मत का फ़ैसला क्या होगा। इसे हमेशा से समझदार लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन इसमें अभी तक बचपना बाकी था। ऐसे सोच-सोच के ही हौल उठ रहे थे कि अगर वो इस घर में इसकी बीवी की हैसियत से आ गई तो क्या इसके घर का नक्शा ही उलट जाएगा। बहरहाल इस बात का फ़ैसला आने वाले दिनों में ही होना था। रेहान सुबह उठा तो देखा कि अम्मी फ़ोन पर किसी से महवी गुफ्तगू थी और पीछे पास ही बड़ी शान से बैठी इससे सुलगा गई थी। साथ ही टीवी के चैनल चेंज कर रही थी। रियाना पास है तो उसने इससे रिमोट मांगा तो उसने किसी मासूम बच्चे की तरह रिमोट छुपा लिया। रियाना आगे बढ़ के इसके हाथ से रिमोट खींच लिया। प्रीशा ने पहले बेबसी से देखा, फिर ज़बान निकाल कर इसकी नकल उतारी। रियाना ने मुंह खोलकर इसकी एक नई हरकत देखी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पुप्पो की आवाज़ से दोनों चूंकि ये लो प्रीशा, अब्बू तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने फ़ोन प्रीशा की तरफ बढ़ाया, जिससे प्रीशा ने खुशदिली से थाम कर कान के साथ लगा लिया। पुप्पो उठ के किचन में चली गई। अब वो अपने दादाजी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। हाँ दादाजी खैरियत? हाँ बिल्कुल खैरियत से पहुंच गई थी। रेहान बज़ाहिर टीवी देख रहा था, लेकिन कान इधर ही थे। कौन ऐसा बेवकूफ़ है कि इसे अगवा करके मुसीबत में गले डालेगा। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। प्रीशा ने पता नहीं सुना था कि नहीं, अलबत्ता इसका मुंह ज़रूर बन चुका था। नहीं दादाजी, और तो कोई मसला नहीं है, बस आप बहुत याद आते हैं। हाँ अगर इतने ही याद आते हैं तो वापस चली जाओ। वो फिर बोला था। आपकी बात प्रीशा ने इसकी बात का कोई असर नहीं लिया था। वो भी 2-3 बातें करके इसे फ़ोन काट दिया और अब इसकी जानिब मतवज्जो हुई थी। पहली बात यह है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। इसने जिता कर कहा। तो मैं क्या करूँ, वो भी ठीक था। तो आप ये करें कि मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें कि पहली बात कि मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ और ये आपके ज़हन का फतूर है। दूसरी बात, ये मेरी पुप्पो का घर है। मेरा जब तक दिल करेगा यहाँ रहूँगी, वरना आप जैसे खड़ूस सड़ीले इंसान को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त ना करूँ। अपनी धुन में बोल कर जा चुकी थी, अलबत्ता इसे बहुत तपा गई थी। रेहान की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। अब इसका वही पहले वाला मामूल था। कभी कभी तो पूरा दिन नज़र नहीं आता था और कभी 2-2 दिन गायब रहता था। और ये बात प्रीशा के लिए हैरानकुन थी। आखिर हिम्मत करके इसने पुप्पो से पूछ लिया। पुप्पो, वो इस वक्त लॉन में बैठी चाय पी रही थी। वो मैं क्या कह रही थी कि वो रेहान जो है ना, इनकी हरकतें कुछ मशकूक है। पुप्पो एकदम चौंकी। क्या मतलब कि आपने इनसे पूछा नहीं वो 2-2 दिन कहाँ किधर गायब रहते हैं? पुप्पो एकदम हंसती। अब वो इसे क्या बताती कि इसलिए बात कॉल कर कि अरे नहीं प्रीशा, वो यही कहीं अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहता है। उन्होंने इसे टाला। प्रीशा पहले तो किसी गहरी सोच में गुम रही, फिर दोबारा बोली, पुप्पो कहीं वो किसी गलत काम में मुलव्वस तो नहीं है? इसने करीब होकर मुकम्मल राजदारी से कहा। तो पुप्पो ने दिल ही थाम लिया। वो इनके इतने शरीफ बेटे को क्या समझ रही थी? प्रीशा, बेटा पागल हो गई हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा आपको बेहतर पता। इसे कंधे चाहे और पुप्पो मुतमिन सी होकर बैठ गई। मैं जानती हूँ आप दोनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, लेकिन मैं अभी असल बात तक पहुँच कर रहूँगी। वो चाय पीते हुए सोचने लगी। रेहान 3 दिन की छुट्टी पर आया था। प्रीशा की हैरानी में इजाफा हो गया था कि इसने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि रेहान इन दिनों में घर से कम निकलता था, फिर वो दूसरे दिनों में घर से क्यों गायब रहता था। लेकिन मसला ये था कि इसकी ये उलझन दूर करने वाला कोई नहीं था। पुप्पो को कुछ बता नहीं रही थी और रेहान कुछ बताना तो दूर की बात, इससे बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन प्रीशा ने भी ठान ली थी कि वो सच पता करके ही दम लेगी। शाम के वक्त हल्की हल्की बारिश ने मौसम रंगीन बना दिया था। वो लॉन की ठंडी घास पर चल रही थी। पुप्पो अंदर थी और रेहान पता नहीं कहाँ था। अचानक इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि घर से बाहर जाए और इस बारिश से लुत्फ उठाए। इतने में इसे रेहान उजले से घर के अंदर जाता दिखाई दिया। रेहान 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था और अब इनको सिक्योरिटी खदशा थे, लिहाजा इसे जल्दी बुला लिया गया था। कप्तान रेहान, आप सीधा मेरे बताए हुए पते पर ही पहुंचे। मालूमात के मुताबिक ये जगह दहशतगर्दों का गढ़ा है। हमने इस जगह को क्लियर करना है। बहुत नाजुक सूरत हाल है, किसी को भी इस बात की भिनक भी ना पड़े। आप समझ रहे हैं ना? कैप्टन मेजर ने रेहान को पूरी तफसील समझाई, जिसे रेहान ने पूरी तवज्जो से सुना। यस सर, मैं समझ चुका हूँ। उसने ताबेदारी से कहा। और एक बात, उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। आप घर से सादा होलिये में आइएगा। ओके सर, जैसे आप कहें। इसने कहकर फ़ोन बंद कर दी। जैसे इसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कान लगाए कड़ी पास ही कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन रेहान समझ चुका था कि उसने कान ही लगा रखे हैं। प्रीशा ने महज रेहान को दिखाने के लिए अखबार उठाकर मुँह के सामने इस अंदाज में कर ली कि रेहान को लगे वो पढ़ रही है। रेहान जानता था कि ऐसी वैसी तो बात इसने कोई नहीं की नहीं जिससे शक पड़े, पर जितनी बेवकूफ़ वो थी, वो ये भी जानता था कि वो देर से बात समझने वाले लोगों में है। रेहान आगे बढ़ते कदम रुकी और वो कदम पीछे आया 2 कदम पीछे आया। इसे शर्मिंदा भी तो करना था। इसके हाथ में पकड़ी अखबार जो जल्दीबाजी में इसने उल्टी ही मुंह के सामने रख ली थी। इसे पकड़कर सीधा किया, साथ ही तंज से कहा, ये तो मैं जानता था कि तुम दुनिया की अजीबोगरीब मखलूक हो और तुम्हारा हर फाल
ये अनोखा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम अखबार भी उल्टी पकड़ कर पढ़ती हो। प्रीशा थोड़ी कसानी हुई मगर बोली कुछ नहीं। अलबत्ता रेहान अब कुछ ज़रूरी सामान लेने अंदर चला गया था। प्रीशा एकदम से उठ खड़ी हुई। पहला ख्याल जो इसके ज़हन में आया वो सर कहने से इसने जो अंदाज़ा लगाया कि ये वो यही लगा कि रेहान कोई गैंग चला रहा है और किसी गलत काम में मुलविस है। तभी पप्पो इसके बारे में कुछ नहीं बता रही थी। कौन अपने बेटे के गुनाह बताता है किसी को। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई, लेकिन मैं भी आज पता करवा के रहूँगी। रेहान ने इसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। अम्मी को वो बता चुका था इसे 1 महीने लग ही जाएगा। पहले ख्याल जो प्रीशा के ज़हन में आया कि अगर वो इसका पीछा करे तो वो इसका पर्दाफाश कर सकती है। रेहान गाड़ी मोड़कर बाहर निकला था। प्रीशा बिजली सी तेज़ी से पप्पो को बताए बगैर आगे बढ़ी और टैक्सी पकड़ी और उसे कहा कि अगली गाड़ी के पीछे चलो। और वो ज़िंदगी में पहली बार यूँ अकेली कहीं जा रही थी। वो बहुत घबरा भी रही थी। ये वो इलाका था जहाँ से इस्लामाबाद ख़त्म होता था और मरी शुरू होता था। गाड़ी सड़क पर रवां-दवां थी। शाम का अंधेरा फैल रहा था। मरी जैसी जगह जहाँ बहुत से दरख्त पाए जाते हैं वहाँ बहुत जल्दी शाम का अंधेरा छा जाता है। तकरीबन आधे घंटे बाद जब हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छा चुका था तो रेहान ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी खड़ी कर दी थी। प्रीशा ने इससे थोड़ा पीछे ही टैक्सी रुकवा दी थी। आते हुए दादाजी ने इसे कुछ पैसे दे दिए थे। इसने इसी में से किराया अदा किया और आराम से समय चलने लगी। जिधर रेहान जा रहा था ये बहुत सुनसान इलाका था। बहुत कम लोग यहाँ आते थे। सड़क पर बहुत कम तादाद में गाड़ी थी। रेहान आगे बढ़ता चला गया और पीछे प्रीशा इसकी पैरवी कर रही थी। बस इसे लगा कि इसका शक दुरुस्त ही होने वाला है। यहाँ तक कि रेहान एक ऐसी जगह पहुंच गया जो बिल्कुल वीरान थी। प्रीशा को अब डर लगने लगा था। वो गलती तो कर चुकी थी लेकिन अब पछता रही थी। अचानक इसका पाँव उल्टा हुआ और एक कांटा इसके पाँव में चुभ गया। इसके मुंह से एक सिसकी निकली। इसने नीचे झुककर कांटा निकाला। वो जैसे ही ऊपर उठी तो उसे नजर उठा के उधर देखा, लेकिन रेहान से कहीं नजर न आया। रेहान क्या, इधर तो कोई भी नहीं था। देखने में वो एक जंगल लग रहा था। वो इतना घना था कि वापसी का रास्ता इसे समझ नहीं आ रहा था। उफ, ये क्या कर दिया मैंने। मैं यहाँ आई ही क्यों थी। मेरी अकल पे ताले पड़ गए थे। उफ, अब क्या करूँ मैं, वापस कैसे जाऊंगी। इसने सर थाम लिया था। वो अकेली कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और अभी वो एक जंगल में अकेली थी। रेहान पता नहीं कहाँ चला गया था। वो तो जल्दबाजी में पप्पू को भी बताकर नहीं आई थी। इसने पर्स से मोबाइल निकाला, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आते। वो घबरा गई। पलट कर पीछे पेड़ के साथ जा लगी। इसे वहां एक सांप दिखाई दिया। काकरोच से डर जाने वाली लड़की सांप का क्या मुकाबला करती। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकली। अचानक वो पीछे से किसी के कसरती बदन से टकरा गई। वो बेख्तियार पीछे हटी। वो बाहर आए तो इन्हें पीछे कहीं दिखाई ना दी। उन्होंने कमरे में हर जगह से देखा, वो कहीं नजर ना आई। तो वो इतनी डरपोक थी कि घर के बाहर जाने का वो सोच भी नहीं सकती थी। फिर वो कहाँ चली गई थी। उन्होंने इधर उधर बाहर गली में हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। रात के 10 बज चुके थे। पप्पो की परेशानी में इजाफा हो गया था। पर प्रीशा को उनके भरोसे से छोड़ा था अब्बू ने, और अब वो 5 घंटों से गायब थी। अगर इससे कुछ हो गया तो मैं अब्बू को क्या जवाब दूंगी। इन्हें सोच सोच कर पसीना आ रहा था। उन्होंने रेहान का नंबर मिलाया, लेकिन वो जिस जगह था वहाँ सिग्नल नहीं आते थे। उन्होंने प्रीशा का नंबर मिलाया, लेकिन वो तो बंद मिल रहा था। इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन्हें कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड याद आया। एक उम्मीद का दिया जला के हो सकता है वो कुछ जानता हो। वो बाहर की तरफ भागी और प्रीशा की एक तस्वीर जो हाल ही में उन्होंने इसके साथ ली थी सिक्योरिटी गार्ड को दिखाई। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तस्वीर को गौर से देखा, फिर कुछ सोते हुए बोला, ये बच्ची तो शाम को टैक्सी पर बैठकर कहीं गई है। इसने अपनी मालूमात के मुताबिक बताया। शामीन बेगम के पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। प्रीशा के लिए कहाँ जा सकती है और वो इस वक्त किन हालात में थी होगी ये कोई नहीं जानता था। पप्पू ने सर थाम लिया। प्रीशा यकदम बड़बड़ाकर पीछे हटी। अंधेरे में से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुकाबिल का भी यही हाल था। सामने मौजूद शख्स ने टॉर्च इसके मुंह पर लगाई तो चूक गया। यकदम इसे दूर धकेला। प्रीशा नासमझी से सारा मंजर देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो। सामने खड़े शख्स को शायद यकीन नहीं आ रहा था। प्रीशा ये शनासा आवाज़ एकदम समझ चुकी थी। वो कोई और नहीं रेहान था। इसकी सांस में सांस आई। चलो अच्छा हुआ वो इससे मिला तो इसकी खौफ के मारे जान निकली थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रीशा ने उल्टा सवाल किया। मैं जो मेरा दिल करे वो करूँगा, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं। वो वाकई से खुद यूं देखकर बहुत हैरान था। मेरा भी जो दिल करेगा मैं करूँगी। इसने भी इसी अंदाज में कहा। तुम जानती हो यहाँ कितना खतरा है, क्या अजीब लड़की हो तुम यार। वो वाकई ही अब उकता गया था। इस लड़की ने इसके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था क्या हो गया है। पकड़ी गई ना चोरी, तभी घबरा गए हैं। इसने कमर पर हाथ रखते हुए किसी थानेदार की तरह से पूछा, कौन सी चोरी। इसने हैरत से पूछा, यही कि आप कोई गैंग चला रहे हैं और यहाँ छुप छुप कर आते हैं रोज। इसने अपनी तरफ से चालाक बनते हुए कहा। और आज पकड़े गए हैं। इसने हाथ झाड़े। क्या लड़की है, क्या खुद से ही अंदाजा लगाती है। ये मुसीबत यहाँ तो आ गई है, अब इसको वापस कैसे भेजा जाए। अभी वो सोच रहा था कि करीब से फायरिंग की आवाज़ आने लगी। प्रीशा सहम कर रेहान के साथ लगकर खड़ी होगी। रेहान समझ चुका था कि ऑपरेशन शुरू हो गया है, लेकिन वो इन हालात में से अकेले छोड़कर कैसे जाए। जो अभी था वो इसकी बीवी थी, इसकी जिम्मेदारी थी। रेहान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे एक मोर्चे के पीछे ले गया। ये मोर्चे आर्मी वाले दुश्मनों से बचाव के लिए बनाते हैं। पेशेंट डरते डरते रेहान से पूछा, आपके इन गलत कामों के बारे में क्या फूफो जानती है। इसने कुछ इस मासूमियत से कहा कि रेहान का दिल किया कि करीब से ही कोई चीज़ उठाकर
ये अपने सर में दे मारे या फिर इसके सर में, और पागल लड़की, मैं किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं। उसने कुछ सख्ती से कहा, मैं आर्मी कैप्टन हूँ, कैप्टन रेयान खान नाम है मेरा। इसने कुछ जताकर कहा। अब इसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जिस बेवकूफ़ी का इसे खौफ था वो कर चुकी थी वो। अच्छा तो फिर अभी बात इसके मुंह में ही थी कि अचानक एक दफ़ा फिर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। शोर था, पहले वो घबराई थी और अब बकायदा रोने लगी थी। रेहान जो पहले से ही गुस्से में बैठा था, इसकी वजह से वो ऑपरेशन में भी हिस्सा नहीं ले पा रहा था। इसने कुछ गुस्से से कहा, मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी, तो आप मुझे अगर बता देते कि आप आर्मी में हैं तो ऐसा ना होता। इसने गोया बात ख़त्म कर दी थी। क्यों तो मेरी माँ जी थी जो तुम्हें बताता। मैं इसने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। प्रेशर के जुआ पर बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अम्मा नहीं बीवी तो हूँ। इसके मुंह से फिसला। रेहान जुआ में खामोश रहा। प्रेशर को सांस हो गए, इसने गलत वक्त में गलत बात की है, लेकिन ये पहली बार तो नहीं थी, ये तो इसकी आदत थी। इसलिए थोड़ा देर शर्मिंदा रही, रहने के बाद फिर नॉर्मल हो गई थी। ऑपरेशन अपने अंजाम को पहुंच चुका था। बहुत से दहशतगर्द वसले जहन्नुम कर दिए गए थे। अब जब आप जब सॉरी जब रेहान मुतमिन हो गया, अब कोई ख़तरा नहीं है, तो वो प्रेशर को लेकर आगे बढ़ा, क्योंकि वो इन हालात में इसे अकेले वापस नहीं भेज सकता था। इसे अभी कैप्टन के सवालात के जवाब भी देने थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा कि ये लड़की इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ा रही थी। पता नहीं कौन सा बुरा वक़्त था जब इसका निकाह प्रेशर से हुआ था, लेकिन अब इस जलने कुड़ने का क्या फ़ायदा था। जो होना था वो तो हो गया। प्रेशर इसकी रहनुमाई में आगे बढ़ी थी। वो आगे गई तो इससे पाक आर्मी की वर्दी में कुछ नौजवान नजर आए, जो दहशतगर्दों की लाशों का जायजा ले रहे थे। रेहान के साथ एक लड़की को देखकर वहां मौजूद सब लोग ही चौंक पड़े। रेहान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि इसके कैरियर के इतने सालों में इसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से शर्मिंदा हो। बहरहाल इसकी माँ ने एक शानदार कारनामा प्रेशर की शक्ल में सरंजाम दिया था, जिसका खमियाजा इसे तमाम उम्र भुगतना था। सर, एक सिपाही ने इसे पुकारा, मेजर आपको याद कर रहे हैं। इसने पेशे के मुतालिक कुछ नहीं पूछा। रेहान जानता था कि आज के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने की वजह से अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, मैं आता हूँ, वो कहकर आगे बढ़ने लगा। और एक बात, अगर तुम ज़्यादा चालाक बनी या इधर उधर कहीं गई तो फिर देखना। इसने उंगली उठाकर तनबीह करते हुए कहा। पेशे इतनी शर्मिंदा थी कि कुछ बोल ही ना पाई। आर्मी वाले जितने दिन वहाँ रहते हैं, खेमे में रहते हैं, वो मेजर के खेमे में आ गए। उन्होंने यहाँ तकरीबन 1 महीना रहना था, लिहाजा यहाँ इनके इंतजामात पूरे थे। मेजर पास पड़े नक्शे को बखूबी जायजा ले रहे थे, और रेहान को अंदर था देखकर उन्होंने एक नज़र से देखा और इससे बैठने का इशारा किया। रेहान चुपचाप पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। कैप्टन रेहान, मेजर ने बात का आगाज़ किया, आप हमारे जिम्मेदार कमांडर हैं। आपने पूरे करियर में कभी ऐसी कोताही नहीं की, तो आज की गई कोताही की वजह पूछ सकता हूँ आपसे? उन्होंने आराम से पूछा। पहले मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबत शामिल नहीं थी, ना इसका दिल किया कि मुसीबत शामिल थी नहीं थी ना इसका दिल किया कि बोल दे, मगर चुप रहा। मैं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक इमरजेंसी थी जिसकी वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। इसने जवाब पेश किया, ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी कि आप यहाँ आकर भी ऑपरेशन में शामिल नहीं हुए? आर्मी वालों की एक बात होती है कि इन्हें किसी भी हालात में अपने एहसासात पर काबू पाना आता है। सर, वो इस समझ नहीं आ रहा था कि वैसे बताए क्या बात है। कैप्टन, परेशान लग रहे हैं। सर, वो मेरी बीवी मेरे पीछे आ गई है, इस वजह से। इसने आखिरी तेज बोलते हुए बता ही दिया। क्या? मेजर सुबहान अपनी जगह से उछल पड़े। जी सर, मुझे खुद ये उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी शर्मिंदा था। कैप्टन रेहान, आपको ये छोटी सी बात लगती है कि इसने आपका पीछा किया और अब वो यहीं मौजूद है? ये कितने खतरे की बात है। वो वाकई फिक्रमंद है सर, मैं इसको अकेला नहीं भेज सकता, वरना मैं ये काम कर चुका होता। इसने इनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की। कैप्टन ने, आप जानते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अभी भी ये जगह दहशतगर्दों का गढ़ है। हम कम से कम 1 महीना यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने इससे मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया, और अगर किसी को ये भिनक भी लगी कि एक लड़की यहाँ मौजूद है तो कितनी नाजुक सूरत हाल होगी। अब भी आप इसको लेकर इधर से निकलें तो और ये बात भी बाहर निकल जाएगी कि यहाँ पे खुफिया ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने इसे हालात से आगाह किया। सर, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। वो वाकई ही बेबस था। एक ही रास्ता है हमारे पास, हम ये बात खुफिया रखेंगे कि यहाँ एक लड़की मौजूद है हमारे साथ, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में रहेगी। हम जितने दिन यहाँ मौजूद है वो यहीं रहेगी, और जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम इन्हें वापस भेज देंगे। उन्होंने आगे का लाहेला अमल तरतीब देते हुए कहा। वाकई ही और कोई रास्ता नहीं था। रेहान ने सर इस बात में हिला दिया। वो जिस मुसीबत से दूर भागता था, अब इसी के साथ इसे रहना था। रेहान अपने खेमे में तो पीछे की नज़रें झुकाए बैठी थी। इसके हाथ में एक प्लेट थी। ये लो, खाना खा लो, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया। इसने प्लेट पीछे के सामने की। पीछे ने एक नज़र इसे को देखा जिसे रेहान खाने को इस प्लेट को देखा जिसे रेहान खाने का नाम दे रहा था। आप ये खाएंगे? इसने इस खाने की तरफ इशारा किया। ये क्या हम नखरे नहीं करते? पेट ही भरना होता है, जो मिल जाए खा लेते हैं। इसने संजीदगी से कहा। मसलन क्या क्या खाते हैं? इसने दिलचस्पी से पूछा। कुछ भी, अगर कुछ
ना मिले तो इंसान भी खा लेते हैं। इसने इसकी हालत से मज़ा लेते हुए कहा, तो फिर अगर आपको कुछ ना मिला तो मुझे भी खा लेंगे? इसने डरते हुए पूछा। नहीं, मैं चर्बी वाला गोश्त नहीं खाता। इसने इसी खाने के साथ इंसाफ करते हुए कहा। पेशे ने एक नज़र खुद को देखा। अब वो इतनी भी मोटी नहीं थी कि वो इसे ऐसा कह रहा था। वो मुंह बसूर कर बैठ गई। देखो, ये खा लो वरना भूखी रहोगी। इसने इसे मशवरा दिया। मैंने नहीं खाना, इसने इसी अंदाज में कहा। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर वो पेशे को करने के लिए छोड़कर फिर से खाने की तरफ मतवज्जो हो गया। पेशे का जो वहाँ दूसरा दिन था, यहाँ पर अंदर बैठ कर वो तंग होने लगी थी। वो आर्मी वालों की रूटीन का भी जायजा ले रही थी। इनका एक मुकम्मल शेड्यूल था। वो सुबह नमाज अदा करते थे। वहाँ पर सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। वो सब अपने काम खुद ही करते थे। अलबत्ता रेहान के छोटे छोटे काम पेशे खुद करने की कोशिश करती थी, जो वो हमेशा ख़राब कर देती थी। लिहाजा अब रेहान की कोशिश यही होती थी कि वो अपने काम खुद ही करे। पेशे ने देखा कि वहाँ कुछ ऐसे नौजवान भी थे जो अपनी ट्रेनिंग अभी भी मुकम्मल करके पाक आर्मी में शामिल हुए थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो। पिछले सब किताबों में पढ़ा था और आज सब देख रही थी, तो इसको किताबों पे लिखा हुर्फ हुर्फ सच लगता था। वाकई ही हमारी पाक आर्मी जैसा कोई नहीं है, पेशे सोच कर रह गई। पेशे को गायब हुए आज दूसरा दिन था। पुप्पो ने करीब हर जगह से तलाश कर ली थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। दादाजी कई बार फ़ोन करके पेशे के मुतालिक पूछ चुके थे और पुप्पो ने हर बार टाला था। इन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। रेहान एक महीने बाद आना था। पेशे का फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था। अब सिक्योरिटी गार्ड के कहने के मुताबिक पेशे टैक्सी पर बैठ के गई है। तो पेशे टैक्सी पर बैठ के कहाँ जा सकती है? गाँव की रहने वाली लड़की जो यहाँ किसी को जानती भी नहीं है, वो अकेली कहाँ जा सकती है? अगर कुछ हो ऊपर नीचे हो गया तो वो अब्बू को क्या जवाब देगी? वो इनके घर में इनकी ज़िम्मेदारी थी। वो बहाना बना कर भी थक चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि अब की बार अगर अब्बू का फ़ोन आए तो वो क्या जवाब देगी। शाम को परिंदे अपने घोंसलों में लौट रहे थे। सूरज की किरणें मद्धम हो चुकी थी। शाम का मद्धम मद्धम सा अंधेरा रात के आमद की इत्तला दे रहा था। ऐसे में नवाब तस्दीक खान किसी गहरी सोच में गुम बैठे थे। आज तीसरा रोज़ था, इनकी पेशे से बाहर नहीं हो पाए थे। वो सूरत हाल को समझ नहीं पा रहे थे। आखिर शामीन क्यों नहीं बात करवा रही थी? आखिर उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ दी, जाओ सुल्तान को बुला लाओ। उन्होंने अपने वफादार को बुलाया। थोड़ी ही देर बाद सुल्तान इनके सामने था। जी साहब जी। इसने आते ही हाथ बांध कर अपने महसूस लहजे में कहा, सुल्तान तैयारी करो, हम अभी शहर के लिए निकलना है। इनके इनके दिल में एक खटका था जो जो वो आखिरी ज़ुबान पर ले ही आए थे। सुल्तान ने चुपचाप इस बात में सर हिला दिया और चला गया। और महसूस कर रहे थे कहीं कुछ गलत हुआ है। अब वो देखना चाहते थे कि क्या गलत हुआ है। वो दिल में दुआ कर रहे थे कि इनके वसवसे सच साबित ना हो। पेशे अपने बाल खोले नीचे नजरें झुकाए कुछ लिख रही थी। रेहान के अंदर आते ही वो चौंकी और चुपचाप डायरी पीछे सरका दी। क्या हो रहा है? बोर हो रही है? उसने आराम से इसके करीब बैठते हुए पूछा। हाँ, कुछ कुछ। पेशे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अच्छा, हम वापस कब जा रहे हैं? दूसरा दिन है। इसने आंखें मटका कर पूछा। रेहान को ऐसे वो बहुत प्यारी लगी। जो भी था वो बहुत मासूम थी। रेहान को ऐसे देखकर इसने चुटकी बजाई। रेहान ने यकदम चौंका। कुछ नहीं, क्या बोल रही थी तुम? कब वापस जा रहे हैं? इसने अपना सवाल वापस दोहराया। कुछ कह नहीं सकता मैं। 1 महीना भी लग सकता है या 2-3 दिन भी। ये हालात की संगीनी पर मंजर है। इसने इससे आगाह किया था। मतलब मैं 1 महीने आपके साथ रहूंगी। इसने खुशी से आंखें बंद करके किसी बच्ची की तरह ताली बजाई। रेहान ने फिर से दिलचस्पी से देखा। इससे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इसने आंखें खोलकर इसे देखा। वो इसे ही देख रहा था। इसने फिर से आंखें बंद कर दी। कितनी मासूम है ये। इसे सोचकर सर झटक कर आंखें मूंद ली। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। शामिल बेगम जो अंदर किचन में खाना बना रही थी, हांडी में चम्मच हिलाकर बाहर की तरफ की। जैसे ही दरवाजा खोला, इनके तोते उड़ गए। आगे इनके वालिद साहब बहुत से तोहफे तोइफ के साथ मौजूद थे। इनकी आमद इतनी गैर मुतवक्किल थी, वो संभल ना पाई। बस इन्हें देखे कि क्या बात है, हमारे आने से क्या आपको खुशी नहीं हुई? उन्होंने शामिल बेगम के ऐसे पूछने पर दिखने पर पूछा। अरे नहीं अब्बू, आए आए अंदर आए। वो इन्हें अंदर लेकर आई। पानी दिया। रहे हमारी प्रीशे कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने सांस लेते ही पहला सवाल प्रीशे के ही मुतालिक किया और पुप्पो को समझ नहीं कि वो क्या जवाब दे। वो अब्बू, वो सो रही है, आप कहीं तो उठा दूं? वो जानती थी कि अब्बू कभी प्रीशे को उठाने का नहीं कहेंगे। नहीं, अभी तो 2 दिन में यही हूँ, उठेगी तो मिल लूंगा। वो कहकर वो आराम से टांग पर टांग रखकर बैठ गई। अलबत्ता शामीन पुप्पो का चैन और सुकून बर्बाद कर चुके थे, लेकिन पुप्पो कर भी क्या सकती थी। सर हिलाती हुई बाहर चलेगी। प्रीशे अपने खैमे से बाहर निकली तो उसे बाहर कोई दिखाई ना दिया। और तेरी खैर, कहीं मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं चलेगी? इसने दिल ही दिल में सोचा और बारी बारी सबके खैमों में झाने लगी, लेकिन इसे कोई भी दिखाई ना दिया। और वो सच में घबरा गई। आखिर से एक जगह से कुछ आवाजें आई। इसने करीब जाकर देखा तो सारे फौजी एक जगह पर बैठे थे। मिजरी ने कुछ समझा रहे थे। सब हमतन गौर से सुन रहे थे। ऑपरेशन के दौरान अगर मुकाबले दुश्मन आपका भाई हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप फायर करेंगे या छोड़ देंगे? मेजर ने सवाल किया था। हम फायर करेंगे, सबने एक आवाज में कहा था। पीछे बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अगर मुकाबला आपका बाप हुआ तो? उन्होंने एक दफा फिर पूछा था। हम तब भी यही करेंगे। वो पुरअज़म थे और
अगर आपका बेटा हो तो उन्होंने अपना सवाल दोहराया। कुछ देर खामोशी छा गई। हम तब यही करेंगे। इनके हौसले बहुत बुलंद थे। वो ना पीछे हटने वाले थे और ना घबराने वाले। अजीम लोगों के अजीम इरादे। और आप सब ये क्यों करेंगे? उन्होंने फिर पूछा। हम ये सब अपने वतन के लिए करेंगे। हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। इसका सिला खुदा देगा। वतन पर हर रिश्ता कुर्बान। उन्होंने मिलकर कहा। आप सब ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? हम एक दो दिन तक ऑपरेशन शुरू कर देंगे। वो अपनी बात खत्म कर चुके थे। सब आस्ता आस्ता बाहर निकल रहे थे। रेयान बाहर निकला तो उसने देखा प्रीशा बाहर खड़ी थी। इसके सर पर आर्मी की कैप थी। वो आराम से चलता हुआ इसके करीब आया। अपनी कैप उतार के इसके सर पर पहना दी और इसका आंसू साफ अपनी उंगली पर चुनकर आगे बढ़ गया। इसके ऐसा करने पर प्रीशा को महसूस हुआ कि वो तो रो रही थी। वो रोते रोते हल्के से मुस्कुरा दी और रेयान को लगा कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर देख रहा है। शामीन तस्दीक साहब ने खाने के टेबल पर इन्हें पुकारा। जी अबू। उन्होंने नजर उठाई। रेयान कहाँ है? अबू वो आर्मी ऑफिसर है। वो इधर मसरूफ है। 1 महीने के लिए हूँ। ठीक। उन्होंने रोटी का नवाला तोड़ा ही के बोल उठे। रात हो गई है प्रीशा तो इतना नहीं सोती। तुमने इसे जगाया नहीं वो और मेरा भी नहीं बताया। वो आप इनसे पूछ रहे थे। पानी इनके हलके में अटक गया। अरे नहीं अबू वो असल में इसकी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ही कहा कि आराम करो। उन्होंने बात को घुमाया। ये क्या बात हुई? हमारे प्रीशा की तबीयत ख़राब है और आप हमें अभी बता रही हैं। हम जाके देखते हैं। उन्होंने फिक्रमंदी से उठते हुए कहा। ये देख के पुप्पो बुलखला गई। अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? मैं देखती हूँ। उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर वो ना रुके। प्रीशा का कमरा कौन सा है? उन्होंने पूछा। पुप्पो ने चुपचाप कमरे की जानिब इशारा किया। उन्होंने जैसे कमरा खोला प्रीशा अंदर मौजूद नहीं थी। वो शामीन बेगम की तरफ पलटे। इनके खदशे सच साबित हुए थे। शामीन मेरे प्रीशा कहाँ है? उन्होंने थोड़ी सख्ती से पूछा। वो अब्बू वो घबरा गई थी। अब्बू प्रीशा कहीं चली गई है? क्या बकवास कर रही हो? प्रीशा कहाँ जा सकती? इनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई तो सुल्तान भी वहीं पहुंच आया। अब्बू मैं नहीं जानती। मुझे खुद सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है। उन्होंने डरते डरते कहा। मेरी प्रीशा धोखेबाज नहीं है। वो कहीं नहीं जा सकती। कहते कहते वो नीचे ढह गए। पुप्पो और सुल्तान दोनों इनकी तरफ भागे। ये ले पानी। रज़िया ने पानी का गिलास सुल्तान के हाथ में पकड़ा जिसे उसने थाम लिया। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? रज़िया पूछे बगैर। न ऐसा कि कुछ खास नहीं। वो खान साहब का वफादार था। कैसे ये बात बाहर निकालता? लेकिन रज़िया इसकी बीवी थी। वो तो इसे बता ही सकता था। वो अपने खान साहब है ना। इसने राजा से कहा इनकी पोती शहर से किसी के साथ भाग गई। हाय। रज़िया ने दिल पर हाथ रख दिया। हाय। फिर इसने अगली बात पूछी तो फिर खान साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इसने इसने इस बार भी राजदारी से कहा। अब वो कैसे हैं? वो अब संभल चुकी थी। अब वो तफसील से पूछ रही थी। चार लगा के आगे बतानी भी तो थी। अब खतरे से बाहर। लेकिन सुन तू किसी को बताना मत। अच्छा। अरे मैं क्यों बताऊंगी? खान साहब की इज्जत हमारी इज्जत। इसने कक्करमंदी से काम लेते हुए कहा। वरना गाँव की औरतों को किसी की कमजोरी पता चले और पूरे गाँव में ना फैल जाए ये नामुमकिन थी। और शाम तक ये बात पूरे गाँव में फैल चुकी थी। शामीन बेगम इस वक्त अस्पताल में खान साहब के पास बैठी थी। अब्बू अब आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने इनके होश में आने के बाद पहला सवाल ही किया था। मर जाने देती। मुझे क्यों बचाया? मैं ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। उन्होंने आज़ुदा आवाज़ में कहा। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरियम आपके दुश्मन तड़प ही तो उठे थे तो और क्या बोलूं मैं? वो हमारी इज्जत रौंद के आगे बढ़ गई। इसने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब्बू जो होना था हो गया। अब आप प्रेशी की सलामती की दुआ करें। रेयान के हक में जो बेहतर होगा वो इसे वही मिलेगा। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। बस अब हमसे प्रेशी की कोई बात मत कीजिएगा। अब वो खामोश हो गए। प्रेशी कितनी देर से अपना पर्स तलाश करी थी। अभी अभी अपने ज़हन पर जोर डाला तो याद आया कि रेयान से टक्कर लगते वक्त इसका बैग नीचे गिर गया था जिसे वो उठाना भूल गई थी। पता नहीं पुप्पो क्या सोच रही होंगी। वो तो इन्हें बताकर भी नहीं आई थी। अभी तक तो दादाजी तक खबर भी पहुंच गई होगी। रेयान अंदर आया तो इसे पूछे बिना रह सकी। क्या बात है? परेशान क्यों हो? इससे पूछे बिना नहीं रह सका। क्या बात है? परेशान क्यों हो? रेयान मैं जल्दबाजी में किसी को इतला देकर नहीं आई। इसने गुलिया मरोड़ते हुए बताया। और मेरा मोबाइल भी गुम हो गया है। रेयान ने इसी चीज़ की तवक्को रखता था। अम्मी यकीनन परेशान होगी। वो जानता था लेकिन यहाँ सिग्नल नहीं आते थे। वो कैसे इतला देता? अच्छा तुम फिक्र ना करो। कुछ नहीं होता। हम आने वाले वक्त में सब बता देंगे। इसने इसे तसल्ली दी थी। वैसे भी तुम अपने शोहर के पास महफूज हो। इसने आज पहली बार इसे ये हक दिया था। वह मुस्कुराकर इसे देखने लगी। इसने हाथ उठाकर माथे को मसला। क्या हुआ? क्या सर में दर्द हो रहा है? वो फिक्रमंद हुई। हाँ थोड़ा थोड़ा। इसने इसी तरह लेटे लेटे कहा। अच्छा क्या मैं दबा दूँ? उसने मध्यम लहजे में कहा। रेयान ने सर इस बात में हिला दी। वो आराम से इसका सर दबाने लगी और रेयान को पता नहीं चला वो कब सो गया। रेयान कैंप के अंदर आया तो प्रेशी आंखें बंद की लेटी थी। रेयान को एक नज़र देखकर इसने फिर से आंखें मूंद ली। रेयान ने करीब पड़े बैग को कुछ हैरानगी से देखा। इस बैग को इसने पहले नहीं देखा था। वो पास गया। बैग को उठाया तो देखा अंदर कुछ किताब नुमा चीज़ है। रेयान प्रेशी ने चलाकर कहा। साथ ही उठे बैठी। छोड़े इसे मुझे दे। प्रेशी ने कहकर साथ ही बैग इसके हाथ से झपड़ लिया। क्यों? क्या है ये?
क्या ये तुम्हारा है? रेहान ने हैरत से पूछा। जी बिल्कुल ये मेरा है। प्रीशा ने बैग को किसी कीमती खजाने के साथ दिल से लगा लिया। रेहान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे इसके अंदर कोई कीमती खजाना है? हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर मेरी बहुत प्यारी दोस्त है जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात कर सकती हूँ। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। अच्छा मुझे भी दिखाओ अपनी दोस्त। रेहान को आस्ता आस्ता इसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। नहीं वो सिर्फ मेरी दोस्त है, बचपन से इसने सिर्फ रेहान के ही ख्वाब देखे थे, तो वो सब कुछ इसी के बारे में लिखती थी। वो जहाँ कहीं भी जाती डायरी हमेशा इसके पास होती। वो नहीं चाहती थी कि रेहान के सामने इसका भरम टूटे। हूँ अच्छा तो ये बात है। अच्छा फिर मुझे इसका नाम ही बता दो। उसने कुछ सोते हुए शायद से कहा डायरी। इसने खुश होते हुए कहा। रेहान के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। इसे यकदम को याद आया वो भी तो अपनी डायरी हमेशा पास रखता था। अच्छा क्या तुम भी डायरी लिखती हो? उसने मध्यम लहजे में कहा। लो जी मैं ही तो लिखती हूँ और कौन लिखता है भला? क्या आप भी लिखते हैं? इसने दबे दबे जोर से पूछा। अच्छा एक बात तो बताओ। इसने इसकी तवज्जो हटाने की गर्ज से बात तब्दील की। इसने एक हाथ थोड़ी के नीचे रखा और इसको मुतज़िर नजरों से देखने लगी। तुम्हें डायरी लाना याद रहा और अम्मी को बताना याद नहीं रहा? इसने मसनूई खूबी से कहा। हालांकि वो ये बात बहलाने के लिए कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसका छोटा सा दिल टूटे। हाँ ना तो वो तो हर जगह में से साथ रखती हूँ और वैसे भी आपने कहा तो है कि आप सब संभाल लेंगे। क्या कर वो पीछे होकर ऐसे इत्मीनान से बैठ गई कि जैसे मसला ही हल हो गया। और दूसरों का हाथ पकड़ कर चलने वाले लोग और दूसरों पर आराम से यकीन करने वाले लोग बहुत मासूम होते हैं। इसकी जिंदा मिसाल प्रीशा थी। पीछे की रात को आंख खुली तो उसे रेहान कहीं दिखाई ना दिए। वो घबरा कर उठी और रेहान को पुकारती हुई बाहर निकल गई। चांद की मदन रोशनी में से रेहान नजर आया। रेहान इसकी तरफ कमर थी। प्रीशा छोटे छोटे कदम उठाती इसकी तरफ की। रेहान इसने हौले से पुकारा। रेहान पीछे नहीं मुड़ा। अभी तक जाग रहे हैं? इसने इसके करीब खड़े होकर कहा। चांद इस मंजर को चुप चुप कर देख रहा था। हाँ नींद नहीं आ रही। अच्छा अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आ जाएगी। इसने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। प्रीशा पीछे वही खड़ी रही। मोहब्बत एक मर्ज है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। प्रीशा से बेहतर ये कौन समझ सकता था? इसने बचपन से अब तक अपने नाम के साथ एक ही नाम सुना था, वो था रेहान। इसने इसी से बेइंतहा मोहब्बत की थी बगैर किसी जाती फायदे के। लेकिन मोहब्बतें ना तो ऐसी मोहब्बतें तो नासूर होती हैं नासूर होती हैं ना प्रीशा, जिनमें हम जानते हैं कि वो इंसान हमें कभी नहीं मिल सकता, फिर भी हम इसी से मोहब्बत करते हैं। हमारे हाथों की लकीरों में शख्स का नाम नहीं होता है और हमारे दिल फिर भी एक ही महसूस ताल पे धड़कता है और हमारे लिए वही इंसान हमारा सब कुछ होता है। वो कब से इस बोझ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। आज वो इस बोझ से खलासी चाहता था। वो अपना दिल खोल कर इसके सामने रखना चाहता था। फिर इसका जो फैसला होगा वो इसे मंजूर होगा। बेशक उसकी बातों की कुछ कुछ समझ आई, नासमझी से देखने लगी। मैंने भी ऐसे ही मोहब्बत की है। मैं नहीं जानता वो कौन है, कैसी है, इसका नाम क्या है, मुझे इससे कोई गर्ज भी नहीं है। आखिरकार इसने बोल ही दिया था और प्रीशा लड़खड़ा कर पीछे हटी। वो मुंह खोले से देखने लगी। मैंने हमेशा से इस जैसी लड़की की तलब की थी। इसकी डायरी मिली थी मुझे और मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारे हक में शराकत की, लेकिन तुम्हें पूरा पूरा हक है। तुम चाहो तो मेरे साथ रहो। मैं कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं करना चाहता। जो तुम्हारा फैसला होगा उस आंखों पर कहकर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया था। लेकिन प्रीशा एक ही बात में उलझी थी। डायरी मिली थी? कौन सी डायरी? रेहान कैंप के अंदर है तो प्रीशा से कहीं दिखाई ना दी। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। जंगल में इस वक्त अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। रेहान ने इधर देखा, प्रीशा को 2-3 दफा पुकारा लेकिन कोई जवाब ना आया। रेहान को समझ नहीं आ रही थी कि प्रीशा बगैर बताए कहाँ चलेगी। वो जितनी बेवकूफ़ थी, रेहान को हर वक्त खौफ रहता था वो कुछ गलत ना कर दे। वो अब पछता रहा था कि इसने वो सब बातें प्रीशा को क्यों बताई ही क्यों है। अगर इसे इल्म होता तो वो कभी ऐसा ना करता, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। इसे प्रीशा को ढूंढना था इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। इसने अपना बैग कंधे के साथ लगाया, टॉर्च हाथ में पकड़ी और आगे बढ़ गया। शाम का हल्का हल्का अंधेरा हर सू फैल गया था। सूरज जब गुरूब हो रहा था, जंगल की वीरानी एक अजीब सा मंजर पेश करी थी। प्रीशा ने नम आंखों से ऊपर आसमान की तरफ देखा जहाँ काले बादल छा चुके थे। लगता है बारिश होगी। वो ज़ेला बड़बड़ाई घुट सर घुटनों में दे दिया। वो इस वक्त जंगल में एक पेड़ के पास टेक लगा कर बैठी थी। रेहान की कल की बातों ने इसे तोड़कर रख दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान किसी और से मोहब्बत करता होगा। वो तो यही समझती थी कि रेहान बस इसके बचपने से थोड़ा खाइफ है, लेकिन वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि रेहान इसके हक में शराकत करे। इसलिए वो चलते चलते कहीं दूर निकल आई थी। अब भी बिजली जोर से कड़की तो वो घबरा गई थी। इसे बचपन से बिजली से डर लगता था। बिजली फिर एक बार कड़की, अब की बार वो चलाई और 2 कदम पीछे हटी। रेहान ने करीब से ही प्रीशा की आवाज़ सुन ली थी। वो भागता हुआ आया। प्रीशा ने आंखें बंद की और बाजू से इसे थाम लिया। जैसे ही प्रीशा ने आंखें खोली तो टॉर्च की रोशनी में रेहान का चेहरा देखकर इसे धकेल के आगे बढ़ने लगी। प्रीशा सुनो, वो इसके पीछे भागा। चले जाए। इसने पीछे मुड़े बगैर कहा। रेहान ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया। तुम जानती हो तुमने मेरी जान निकाल दी थी, इसने इसका बाजू में भरते हुए कहा। प्रीशा ने इसे परे धकेला। मेरे जीने या मरने से आपको क्या फर्क पड़ता है? वो अभी भी नाराज थी। या इधर मेरी आंखों में देखो। वो इसके रूबरू खड़ा था।
इसने पलकें उठाकर इसकी आंखों में देखा। यहाँ एक ही नाम है, वो है प्रीशे, और इसके दिल में भी एक ही नाम है। इसने इसके नाजुक हाथों को पकड़कर अपने दिल पर रखा। देखो तुम मेरी बीवी हो, मानता हूँ कल जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन वो मेरा माजी है प्रीशे। मैंने कल खुद को इस बोझ से आज़ाद किया है। मेरा हाल और मुस्तकबिल सब कुछ तुमसे ही वाबस्ता है, मेरा यकीन करो। प्रीशे ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी। मैं अभी इधर डायरी को फेंक दूंगा, इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। वो अपने बैग की तरफ बढ़ा और डायरी निकाली। प्रीशे इस डायरी को कैसे भूल सकती थी, वो तो बचपन से इसमें अपनी हर छोटी बड़ी बात लिखती थी। मतलब रेयान जिस लड़के से मोहब्बत करता है वो मैं हूँ। प्रीशा ने आगे बढ़कर डायरी रेयान के हाथ से चिपड़ ली। कितना ढूंढा था इसने इसे। रेयान ने हैरत से देखा। इसे मुझे दे दें, ये मत कीजिएगा। इसने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो इनकार ना कर पाया, मुबादा ना हो कि वो फिर नाराज हो जाए। अच्छा चलो कैम्प में चलें, इससे पहले कि हम किसी जानवर की खुराक बन जाए। वो चुपचाप इसके पीछे चलने लगी। तुम कभी ये हकीकत नहीं जान पाओगे कैप्टन रेयान खान की वो लड़की मैं ही हूँ। तुमने मेरे हक में खयानत की है ना, तुम कभी मुझे नहीं पा सकोगे। वो सोच कर रह गया। आज प्रीशा का वहाँ 10वां दिन था। प्रीशा को समझ नहीं आ रही थी कि वो दिन इतनी जल्दी क्यों गुजर रहे हैं। रेयान उजलते मंदिर दाखिल हुआ। प्रीशा चलो उठो, तुम्हें घर जाना है। प्रीशा मुंह खोले से देने लगी। 3 जल्दी अल्फाज इसकी जुबान पे दम तोड़ गए थे। रेयान इसे बहुत परेशान लग रहा था। रेयान मैं अकेली कैसे जाऊंगी, वो अकेली नहीं जाना चाहती थी। असल बात ये थी कि वो रेयान को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तुम अकेली कब जा रही हो, तो फिर आप भी साथ चलेंगे। वो एकदम खुशी हुई। नहीं, तुम आर्मी की सिक्योरिटी में जाओगी, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। प्रीशा की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। क्यों, फिर मुझे क्यों भेज रही है, इसने मुंह फुला के कहा। क्योंकि यहाँ खतरा है, कल यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इन हालात में तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। इसने इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे समझाया। लेकिन रेयान कोई जिद नहीं है, बस तुम जा रही हो। रेयान की जिद के सामने से हारना पड़ा और वो इसकी बात मानने पर ना चाहते हुए भी रजामंद हो गई। लेकिन रेयान मैं पप्पू को क्या जवाब दूंगी। इसने अपने अंदर के डर को बाहर निकाला। तुम इन्हें कुछ मत बताना, मेरे वापस आने का इंतजार करना, हम मिलकर सब बता देंगे। ऐसे कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। इसने नजरें नहीं मिलाई क्योंकि इसे खुद इल्म नहीं था कि आगे क्या होगा। प्रीशा सुनो। पीछे बाहर निकलने लगी तो रेयान से पुकारा। इसने पीछे मुड़कर मुंतज़िर नजरों से देखा। इसने अपने सर की कैप उतारकर प्रीशा को दी। ये मेरी कैप अम्मी को दे देना। क्यों, प्रीशा ने सवालिया अंदाज में कहा। क्योंकि प्रीशा हमारी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत होती है। हर ऑपरेशन में हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम शहादत की रुतबे पर फाइज हों। इसका सिला रोज़े क़यामत हमें खुदा देगा। जब हम पाक आर्मी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो एक वादा हम अपने मुल्क से करते हैं, बस ये मामा को दे देना। मैंने खुद से वादा किया था कि मेरे वतन को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और आज वो वक्त आ गया है जब मैं वादा निभाऊंगा। प्रीशा रेयान का इशारा समझ चुकी थी। वो कैब को रेयान से लेकर आंसू पीती हुई बाहर निकल गई। प्रीशा गाड़ी के पास पहुंची तो एक नजर मुड़कर रेयान की जानिब देखा। रेयान ने इसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया, फिर इसके करीब आकर आंसू अपनी पूरों पर चुन लिए। ये आंसू संभाल कर रखो प्रीशा, आर्मी वालों के घर वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं। प्रीशा ने नम आंखों से देखा और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी जन से आगे बढ़ा गई। गाड़ी कुछ इधर रस्तों पर रवा दवा थी। प्रीशा का दिल अंदर से बहुत उदास था। गाड़ी एक आर्मी कैप्टन ही चला रहा था। प्रीशा ने कुछ सोचकर कैप कैप्टन को दी और कहा, ये कैप रेयान की अम्मी तक पहुंचा दें और मुझे गांव पहुंचा दे, और साथ ही गांव का नाम भी बता दिया। और वो इस वक्त इतनी उदास थी कि वो दादाजी के पास जाकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। वो वैसे भी भूबो का सामना नहीं करना चाहती थी। इसने सीट से टेक लगा ली। एक गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। प्रीशा गांव के अंदर आकर बहुत खुशी महसूस कर रही थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, इसे महसूस हुआ कि वो बहुत से लोगों की नज़रों में है। करीब से गुजरने वाले लोग भी तासुस से देख रहे थे। प्रीशा को समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। गाड़ी अब जा चुकी थी। रेयान ने आर्मी की गाड़ी की बजाय सादा गाड़ी का इंतखाब किया था कि कोई खतरा ना हो। प्रीशा हवेली के अंदर दाखिल हुई तो सब कुछ वैसा ही था। वो राह से चलती हुई लॉन की तरफ आई। गुलाब के फूल को पकड़कर नाक के साथ लगाया और उसकी खुशबू अंदर उतारी। वो बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी जब एक मुलाजमा ने इसे आके देखा और शर्म मचा दिया। साहब जी, प्रीशा बीबी, प्रीशा बीबी। प्रीशा ने भुलकलाकर देखा। वो समझ ना पाई कि मुलाजिम ऐसे क्यों बोल कर गई है। थोड़ी देर बाद नज़ालिया बेगम इसे आती दिखाई दी। वो गुस्से से घूरती हुई इसके करीब आई। क्या देखने आई हो कि हम जिंदा है कि मर गए? उन्होंने गुस्से से चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। प्रीशा ने ना समझी से ने देखा। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? वही बोल रही हूँ जो तुम्हारी जैसी बचलन लड़की के लिए बोलना चाहिए। जब तुम हमारे सरों पर खाक डालकर आगे बढ़ चुकी थी तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? प्रीशा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ भी इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगी। अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बदकिरदार नहीं हूँ अम्मी। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खबरदार, जो तुमने मुझे अम्मी कहा मर गई तुम हमारे लिए। उन्होंने रुख मोड़ लिया। दादाजी कोई यकीन करे ना करे, दादाजी जरूर मेरा यकीन करेंगे कि मध्यम सी उम्मीद बाकी थी। वो दीवाना वार दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ी। वो जैसे अंदर आई, दादाजी कुर्सी पर सर टकाए किसी गहरी सोच में गुम थे। कल इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। प्रीशा को वो बहुत कमजोर लगी।
इन्हें उन्होंने प्रीशा को एक नज़र देखा लेकिन बोले कुछ नहीं। ये वही दादाजी थे जो इस पर अपनी जान निसार करते थे, आज अजनबी बनकर बैठे थे। पीछे के दिल को कुछ हुआ, मतलब वो भी गलतफहमी का शिकार थे, लेकिन पीछे जानती थी कि ऐसे इसकी बात कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर भी एक उम्मीद थी। वो दादाजी के कदमों में बैठ के दादाजी के चेहरे पर कोई तासुरात नहीं था। दादाजी मेरा यकीन करें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं पाकीज़ा हूँ। दादाजी वो रो रो कर अपने किरदार की सफाई दे रही थी। इसके आंसू दादाजी की कमीज़ का दामन भिगो रहे थे, लेकिन दादाजी पर कोई असर नहीं हो रहा था। नज़ारी बेगम अंदर आई तो ये मंजर देख इसका दिल खटका रह गया। जो भी था वो इनकी बेटी थी, इनके दिल का टुकड़ा, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर ना किया। नज़ालिया दादाजी ने नज़ाली बेगम को पुकारा, इस लड़की को हमारी नज़रों से दूर कर दो और इसे बोल दो आइंदा हमारे करीब भी मत आए, हम इसे नहीं जानते। कहकर वो रुके नहीं। नज़ाली बेगम इन्हें सहारा देकर बाहर लेकर जाने लगी और प्रीशा के जहन में दादाजी के वही अल्फाज गर्दिश करे थे, ये लड़की एक गलती की वजह से इतना पराया कर दिया। वो फुट फुट कर रो दी। जंगल में जोरों शोर से बारिश हो रही थी। रेहान बारिश में खड़ा एक एक कतरे को महसूस कर रहा था। इससे प्रीशा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इससे प्रीशा से मोहब्बत ना सी इसकी आदत जरूर हो गई थी। वो इसी तरह खड़ा था जब पीछे से कैप्टन रोहाब ने पीछे से पुकारा, क्या बात है, लगता है आप भाभी को याद कर रहे हैं। इसके रेहान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात है। रेहान हौले से मुस्कुराया और सर हिला दिया। रोहाब, तुम जानते हो ना ये ऑपरेशन कितना अहम है, हम सब नहीं जानते कि हम जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं। रेहान उदासी से मुस्कुराया, हम लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, हमें पता होता है कि हम वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी अपने प्यारों को ये नहीं बता पाते कि हमारे पास मोहलत बहुत कम है। अब वो अब रोहाब की तरफ मुड़ा जो हमतन गोश होकर से सुन रहा था। मुझसे एक वादा करो। रोहाब ने सौ नजरों से देखा, अगर मैं शहीद हो गया तुम प्रीशा से मिलना, इसे बताना कि रेहान तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत। आखिर वो दिल की बात ज़बान पर ले ही आया था। इसे कहना था कि मैं भी चाहता था मेरी भी एक फैमिली हो, लेकिन हम ये रिश्ता निभा सकते हैं या फिर फ़र्ज़ निभा सकते हैं, और मैंने फ़र्ज़ निभा लिया। और इसे रोने मत देना। इसने आंसू ज़ब्त किया और ये कागज़ इस तक पहुँचा दो। ऑपरेशन से पहले पहले जो बातें मैं इसे रूबरू नहीं बता सका, मैं चाहता हूँ कि वो खुद पढ़ ले। एक तयशुदा कागज़ इसने रोहाब की तरफ बढ़ाया, जिसे खामोशी से इसने थाम लिया। दोनों के पास बोलने को कुछ नहीं था। कल की सुबह बहुत कुछ नया ला रही थी। शामिर बेगम दरवाज़ा खुला तो आगे एक आर्मी ऑफिसर को देखकर खटक गई। अस्सलाम वालेकुम। इसने दरवाज़ा खुलते ही कहा, सबसे पहले सलाम किया। वालेकुम सलाम। उन्होंने नरमी से कहा, आप कैप्टन रेहान की वालदा हैं। शामिर बेगम के दिल को कुछ हुआ। जी मैं इनकी वालदा हूँ। ये कैप्टन रेहान ने अपनी कैब आपके लिए भिजवाई है, और साथ ही ये कागज़ इनकी तरफ बढ़ाया, जिसको उन्होंने थाम लिया। या अल्लाह, मेरे अपने बेटे को अपने ज़मान में रखना। इनके दिल से दुआ निकली। वो आर्मी ऑफिसर अब जा चुका था। उन्होंने धड़कते दिल के साथ कागज़ खोला। अम्मी कैसी हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैंने आपको ख़त लिख दिया। अम्मी, आप खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लें। अगर आपको मेरी शहादत की खबर मिली तो उदास मत होना, रोना भी मत। बस मेरे वतन की भलाई और तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे बाद पेशे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरे जाने के बाद आप इस बात पर फ़ख्र कीजिएगा कि आप एक शहीद की माँ हैं। आपका बेटा रेहान। ख़त पढ़ने के बाद शामिर बेगम की आंखें आंसू से भर गई। उन्होंने ख़त लबों से लगा लिया था। परीक्षे को घर आए आज 5वां दिन था, लेकिन घर में कोई भी इससे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। अपनों के इस रवैये ने इसे बहुत अंदर तक तोड़ के रख दिया था और इसे गहरी चुप लगा दी थी। तकलीफ देने वाला अगर कोई पराया हो तो वो जख्म वक़्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जब तकलीफ अपनों से मिले तो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। वो घर के कामों में भी अब थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेने लगी थी। वो अपना ज़हन भटकाना चाहती थी। बाज़ औक़ात इंसान खुद से ही फरार जाता है। परीक्षा भी खुद से ही भाग रही थी। अभी भी वो सुबह उठकर पौधों को पानी दे रही थी और दरवाजे की घंटी बज रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। इसने 2-3 दफ़ा सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिर ताकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और इधर जाकर देखा कि सिक्योरिटी गार्ड घोड़े बेचकर सो रहा था। वो इसे घूरती हुई आगे बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खोला, आगे एक अजनबी चेहरा देखकर वो थोड़ा पीछे होकर खड़ी हो गई। वो इस वक्त काले रंग की सादा कमीज, नीचे पजामा और सर पर रेशमी दुपट्टे किए हुए मुकाबिल भी 30-24 साल एक जवान था सादा कपड़ों में। क्या ये प्रीशा का घर है? इसने पहला सवाल पूछा। जी मैं ही प्रीशा हूँ, इसने भी मध्यम लहजे में जवाब दिया। मैं कैप्टन रोहाब पाक आर्मी से आया हूँ, कैप्टन रेहान का दोस्त। इसने पूरी बात बताई। प्रीशा का दिल जोर से धड़का, कहीं कोई ऐसी वैसी खबर ना हो। लेकिन चलो, रेहान की कोई खबर तो आई थी ना। मैं छुट्टी पर आया तो रेहान ने मुझे ये खत दिया कि आपको दे दो, साथ दो एड्रेस भी दिए, लेकिन ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि आपको इसने इधर छोड़ा था, लिहाजा मैं यहीं आ गया। इसने पूरी तफसील बताने के बाद एक तयशुदा कागज़ पेशे की जानिब बढ़ाया, जिस पे पेशे ने कामते हाथों से थाम लिया। वो रेहान ठीक तो है? वो इतना ही बोल सकी, बस दुआ कीजिएगा ऑपरेशन कामयाब हो जाए। वो कहकर जा चुका था और पेशे भी दरवाज़ा बंद करके अंदर की जानिब बढ़ गई। सिक्योरिटी गार्ड अभी तक सो रहा था, लेकिन ये पेशे के लिए एक तरह से अच्छा ही था। सद शुक्र कि इसने देखा नहीं था, वरना इस नाजुक सूरत हाल में इस पर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता था।
प्रीशा तयशुदा कागज़ घर वालों की नज़र से बचाती अपने कमरे तक ले आई। अंदर से दरवाज़ा बंद किया और दोबारा लंबे-लंबे सांस लिए, फिर कांपते हाथों से कागज़ खोला। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है। मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ प्रीशे, लेकिन कभी किसी लम्हे में कोई दिल तक पहुँच जाता है, दिल इसी के नाम से धड़कता है। इंसान इसकी एक झलक के लिए पागल हो जाता है। इस एहसास को कहते हैं मोहब्बत। लेकिन वो एहसास जो इंसान को दुनिया जहान से बेगाना कर दे, इंसान की सोच समझने की कुव्वत सलब कर दे। इंसान का दिल चाहे कि किसी दरगाह पे बैठ जावे, इसका नाम लो बस, तो इस जज़्बे को क्या नाम दिया जाए प्रीशे? इस जज़्बे को कहा जाता है इश्क, और मोहब्बत को इश्क पर कुर्बान कर दिया जाता है। वो लड़की मेरी मोहब्बत थी, तुम मेरी बीवी हो, मेरा सब कुछ, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल तुमसे वाबस्ता है। मेरी नौकरी, मेरा मुल्क से किया गया वादा, मेरा इश्क है। तुम मेरा इश्क हो प्रीशे, और इश्क में तो खुद को कुर्बान कर दिया जाता है। ये जो कच्ची उम्र की मोहब्बत होती है ना प्रीशे, ये इंसान के दिल पर गहरे आसार छोड़ जाती हैं। मेरे साथ भी यही मामला था, लेकिन जब मुझे शऊर आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि इंसान की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। ये मोहब्बत, प्यार तो फ़ारिग लोगों का काम है। तब से मैंने अपनी ख्वाहिशें तुमसे वाबस्ता कर ली। मेरी भी ख्वाहिश है मेरा एक घर हो, मेरी मुकम्मल फ़ैमिली हो, जहाँ तुम मेरे साथ हो, मेरा इंतज़ार करो। और अगर मुझे ज़िंदगी ने मोहलत दी तो ये सब ज़रूर होगा, लेकिन अभी मेरे वतन को मेरी ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी ने मुझे इस बात की मोहलत ना दी, तो तुम इस बात पर फ़ख्र करना कि तुम्हें शहीद की बेवा हो, रोज़े महशर मिलेंगे परी। मेरा इंतज़ार करना। प्रीशा ने बामुश्किल अपने आंसू ज़ब्त किए। तुम्हारा और फ़कत तुम्हारा रेयान। आंसू प्रीशा का पूरा चेहरा भिगो चुके थे। हर तरफ बारूद की बू फैली थी। ऑपरेशन कामयाब हुआ था। 300 दहशतगर्दों को वसरे जहन्नुम कर दिया गया था। अलबत्ता फ़ौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। रेयान को बाजू में एक गोली लगी थी, जिसके लिए अभी से डॉक्टर ने आराम का कहा था, लेकिन वो जल्द जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। वो जानता था कि प्रीशा को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। वो इन हालात में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, लिहाजा वो अपने ज़ख्मों की फ़िक्र किए बगैर वहाँ से घर के लिए निकल चुका था। शामीन बेगम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने रेयान को खड़े देखकर इनकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उन्होंने इसका माथा चूमा, इसे अंदर लेकर आई। थक गए हो? इसे आंखें मूंदे देखकर शामीन बेगम ने मोहब्बत से पूछा। जी अम्मी, थोड़ा सा बस, इसने मुस्कुराकर कहा। अरे ये क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने फिक्रमंदी से इसके बाजू की तरफ इशारा किया, जिधर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ नहीं अम्मी, गोली लगी थी, बस सब ठीक हो। इसने इन्हें मुतमिन करने की कोशिश की। ऐसे कैसे ठीक है? गोली लगी है, कोई छोटी सी बात है। मैं किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगी। वो कहाँ इतनी आसानी से मुतमिन होने वाली थी? अच्छा, प्रीशे कहाँ है? इसने प्रीशे के मुतालिक पूछा। शामीन बेगम खामोश रही। इसने तो प्रीशे को घर भेजा था, तो क्या अम्मी को कुछ नहीं बताया इसने? बेटा वो कहीं चली गई है, बस तब से इसका कुछ पता नहीं। अब्बू को इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने तो कहा है कि हमारी तरफ से मर गई। उन्होंने रेहान को पूरी तफसील बताई। रेहान ने सर थाम लिया। वो क्या समझ रहे हैं इसके बारे में? अम्मी क्या हो गया आप लोगों को? प्रीशा कहीं नहीं गई, वो मेरे साथ थी। क्या पप्पू को झटका लगा? वो तुम्हारे साथ कैसे? रेहान ने पूरी बात बताई। पप्पू का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। उन्होंने इसकी पाक दामनी पर जाने अनजाने में से सही इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई है? पप्पू थोड़े वक्त के बाद बोली, अम्मी अगर यहाँ नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो नाना के घर गई होगी। इसने परेशान लहजे में कहा। लेकिन रेहान अब्बा जी तो इसे हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इसे अगली बात से आगाह किया, जिससे वो और परेशान हो गया। अम्मी अब क्या होगा? वो बाकी परेशान था। शामीन बेगम कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, रेहान अब एक ही तरीका है, तुम ही वो इंसान हो जिसका खोया हुआ मान लौटा सकते हो। तुम अपने नाना जी से मिलो और इन्हें सारी बात बताओ। उन्होंने रेहान के हाथ पर हाथ रखकर तसल्ली दी। अब यही वाहिद तरीका था। खानवेली के इर्द गिर्द चिड़िया चहचहा रही थी। बाहर अपने जोबन पर थी। ऐसे में बारिश ने मौसम और रंगीन बना दिया था। लॉन में लगे गुलाब के फूलों पर पड़े बारिश के कतरे एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। प्रीशा ऊपर बालकनी में खड़ी ये मंजर खाली खाली नजरों से देख रही थी। आज इतने दिन गुजरने के बावजूद भी रेहान का कुछ पता नहीं था। इसे पलटकर प्रीशा की खबर नहीं ली थी। प्रीशा सोच रही थी कि वो सिर्फ ये रिश्ता मजबूरी के तहत निभा रहा है, वरना इसके दिल में अगर इसके लिए कोई जज्बात होते तो वो इसे यहाँ से लेकर जाता। मैं भी कितनी खुशफहम हूँ। वो तो इस डायरी वाली लड़की से मोहब्बत करता है। बेशक वो लड़की मैं हूँ रेहान, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरी असली शनाख्त से मोहब्बत करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। वो खुद से हम कलाम थी, और अब भी तुम ये रिश्ता निभाओगे भी तो सिर्फ मजबूरी के लिए। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन रेहान मजबूरी के लिए ही सही, तुम आ तो जाओ। ये लोग जो मुझे बदकिरदार समझते हैं, इन्हें बताओ कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ। वो इल्तिजाई अंदाज में बड़बड़ा रही थी। बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। पेश ने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई। बारिश के नन्हे नन्हे कतरे इसमें गिरते रहे, और यहाँ तक कि इसकी दोनों हथेलियां भीग गई। जिंदगी इसको एक ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहाँ हर तरफ बदनामी और रसवाई ही थी, और इस बदनामी और रसवाई से इसे बस एक ही इंसान निकाल सकता था, वो था रेहान।
और यानी कब तक आना था ये कोई नहीं जानता था। एक गाड़ी हवेली के दाखिली दरवाजे के एंड सामने आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी में से एक खूबसूरत नौजवान बाहर निकला। किसी उंगली के इशारे से मुलाजिम को अब बुलाया। मुलाजिम भाग के इसकी तरफ गया। तुम्हारे खान साहब से मिलना है। इसने दो टोक बात की। मैं साहब से पूछ कर आता हूँ। आपका नाम? मुलाजिम ने नाम पूछा। कैप्टन रेहान खान, इसने इसी अंदाज में कहा। थोड़ी देर बाद मुलाजिम बाहर आया और इससे अंदर जाने की इजाज़त दी। एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था जिसके दोनों तरफ की खिड़कियों पर बड़े बड़े महंगे पर्दे लटक रहे थे और खिड़कियों के बिल्कुल साथ सोफे पर बैठे और दरमियान में टेबल और खिड़कियों के बिल्कुल साथ सोफे पड़े थे और दरमियान में टेबल और बिल्कुल सामने एलसीडी लगी थी। कोई सोच नहीं सकता था कि गांव के एक घर में भी इतनी आसाइश हो सकती है। वो लंबे लंबे टक भरता बिल्कुल खान साहब के पास खड़ा हुआ और इन्हें सलाम किया। खान साहब के टीवी के चैनल बदलते हाँ एकदम साकित वो उठ खड़े हुए तो रेहान ने दोनों बाजू खोल दिए। उन्होंने आगे बढ़कर रेहान को गले लगाया और रेहान से इस गर्मजोशी की उम्मीद नहीं रखते थे, इसलिए थोड़े हैरान भी थे। उन्होंने इसे अपने करीब बैठाया। आखिर तुम भी रास्ता भूल गए हो और भूल के यहाँ आ गए। उन्होंने प्यार बड़ा शिकवा किया। नहीं नाना जान, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा मसरूफ था। इसे नॉर्मल लहजे में कहा। मैं तुम में मुझे अपने भाई की झलक दिखती है। उन्होंने मोहब्बत से इसे देखा। दादा भी आपको बहुत याद करते थे। इसने नज़रें झुका दी। मुझे भी इस बात का अफसोस रहेगा कि बातों को तूल देने की वजह से मेरा भाई मुझसे मिले बगैर ही दुनिया से चला गया। इनके लहजे मोहब्बत की जगह दुख धर आया। अगर हम जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी बातों को का मसला ना बनाएं तो हमारी ज़िंदगी में भी ये पछतावे ना हो। रेहान सोच कर रह गया। वो असल में नाना जी, मैं पीछे को लेने आया था। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी रुखसती कर दें। वो मतलब की बात पर आए। जवाब में खान साहब पहले तो खामोश रहे, फिर बोले। रेहान, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी अमानत में खयानत ना करूं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। साथ ही सारी बात इसके गोशोगुजार की। मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक है? रेहान ने सोचा। आप मेरे सामने शर्मिंदा मत हो नाना जी। खान साहब ने सर उठाकर देखा। जी बिल्कुल, मेरे सामने नहीं बल्कि प्रीशे के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि आपको गलतफहमी हुई है। प्रीशे बिल्कुल पाकीज़ा है। वो मेरे साथ यानी अपने शोहर के साथ थी। इतने दिन दादाजी सर थाम कर बैठ के उन्होंने कैसे अपनी पाकबाज बेटी पर शक किया। पीछे अपने कमरे में बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। जब दादाजी ने आराम से दरवाजे पर दस्तक दी, प्रेषी ने सर उठाकर दरवाजे पर दादाजी को देखा तो हैरान रह गई। वो बहुत अरसे बाद इसके कमरे में आए थे। प्रेषी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। दादाजी चले चलते इसके करीब आए। इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। इसने हैरत से इन्हें देखा कि ये चमक ये मौज़ा कैसे हुआ? प्रीशा, तुमसे कोई मिलने आया है? प्रीशा ने सवालिया अंदाज में इन्हें देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। आओ तो मैं इसे मिलवाऊं। दादाजी ने इसका हाथ पकड़ा। उसे पकड़कर ड्राइंग रूम तक लेकर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, प्रीशा ने नजर उठाकर देखा तो सामने नजालिया बेगम बैठी थी और रेहान दूसरे सोफे पर रेहान बैठा था। प्रीशा की खुशी की इंतहा न रही। आखिर वो आ ही गया था। प्रीशा, अपने दादा को माफ़ कर दो, उन्होंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था। मैं वाकई ही शर्मिंदा हूँ और मुझे भी प्रीशा, पता नहीं मैं इतनी गाफिल कैसे हो गई। तुम तो मेरी बेटी थी, फिर भी तुमसे बज़न रही हो। वो दोनों वाकई ही शर्मिंदा थे। प्रीशा की आंखें लबालब पानियों से भर गई। इसने आगे बढ़कर दादाजी के हाथ थामे और दादाजी क्यों गुनाहगार कर रहे हैं मुझे? आप दोनों से मुझे कोई गिला नहीं है और गलतफहमी किससे नहीं होती। दादाजी ने आगे बढ़कर से सीने से लगा लिया। हूँ तो मैं कह रहा था कि अगर आपकी माफ़ी तलाफ़ी ख़त्म हो गई तो मुझे गरीब को भी बता दे कि मैं अम्मी को रस्म के लिए कब बुलाऊँ। उसने मासूम बनते हुए कहा। इसके अंदाज़ पर प्रेशे को हंसी आ गई। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरी बेटी को ले जाने की, पहले आते ही नहीं थे और अब आए हो तो बगैर खाना खाए जाने नहीं दूंगी। नज़ाली बेगम इसे बैठाकर खुद खाने की तैयारी के लिए बाहर चली गई। दादाजी की कोई कॉल आई जिसे सुनने के लिए वो कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ प्रीशा और रेहान थे। मुझे इल्म नहीं था कि तुम रोते हुए भी इतनी प्यारी लगती हो, इसने इसके करीब आते हुए कहा। प्रीशा जमकर बाहर निकल गई। आज हवेली में खूब गहमा-गहमी थी। आज शामीन बेगम रस्म करने आ रही थी। प्रीशा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अभी भी वो किचन में खड़ी चाय की ट्राली सेट कर रही थी जब पीछे से इसे किसी के खांसने की आवाज़ आई। इसने जैसे ही पलट कर देखा, पीछे रेहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। पानी मिलेगा? इसने मुस्कुरा कर कहा। प्रीशा को शरारत सूझी। नहीं, चाय मिलेगी। साथ ही चाय की एक प्याली उठाई और मीठी मुट्ठी भर नमक मिलाकर प्याली रेहान की तरफ बढ़ाई। रेहान ने हैरत से पहले प्रीशा को फिर प्याली को देखा। ये ले, अगर आपने इसे पी लिया तो मैं इस घर से रुखसत होकर जाऊंगी, नहीं तो मेरी तरफ से इनकार, इसने एक अदा से कहा। साथ ही मुंतज़िर नजरों से उसे देखा। रेहान ने आगे बढ़कर इसके हाथ से प्याली थामी और घूंट घूंट करके इसे पीने लगा और प्रीशा इसके मुंह के बिगड़ते हुए जाविये देखकर हंसती चली गई। रेहान इससे मोहब्बत से देखने लगा। इस हंसी के लिए ये सब तो कम है, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। प्रीशा की हंसी यकदम गायब हुई। रेहान, ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा और अभी जाएं यहाँ से, मुझे और भी काम है। और साथ ही इसे धकेल कर बाहर निकाला और मुस्कुराकर फिर से काम में मसरूफ हो गई।
प्रीशा और रेयान की शादी के तमाम फंक्शन खुशूसलूबी से गुजर चुके थे और प्रीशा ने अब इसकी बीवी बन के इसके घर में मौजूद थी। परी परी प्रीशा की शादी को आज छठा दिन था। वो बालकनी में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी जब रेयान इसे पुकारता हुआ आया। अच्छा, मोहतरमा को हर जगह ढूंढ चुके हैं और मोहतरमा यहाँ आराम फरमा रही हैं। वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। अरे वाह, चाय पी रही हो? मैं भी थक चुका हूँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? तुम वाकई ही एक बहुत समझदार बीवी है। उसने प्रेशे की थोड़ी को नरमी से छुआ और साथ ही प्रेशे के हाथ में पकड़ा कप। इसमें चाय आधी थी, आधी चाय प्रेशे ने पी चुकी थी। इसे ले लिया, क्या बात है रेहान, मैं और बना लाती हूँ, ये तो आधी मैं पी चुकी हूँ। तभी तो ली है ना, इसने चाय पीते हुए इशारे से कहा। आप भी ना? प्रेशा झमक गई। क्या मैं भी? वो उसके करीब आया। आप बहुत अच्छे हैं, प्रेशा ने कहा। प्रीशा कहाँ चुप रहती। क्या सच में? इसने मोहब्बत से कहा। हाँ सच में। प्रीशा ने नजरें झुका ली। और तुम मेरी जन्नत हो प्रीशा, और मेरी मोहब्बत भी हो। अगर मुझे पहले पता होता कितने साल जिस लड़की से मैंने मोहब्बत की वो तुम हो, तो मैं एक मिनट भी तुम्हें खुद से दूर ना रखता। प्रीशा ने हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो रेयान की जान? तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे कोई नहीं बताएगा? कल तुम्हारी डायरी पढ़ी थी तो मुझे पता चल गया कि आप ही मेरी मशूका है। इसने शार से कहा। आप एक बात, आपने किसकी इजाज़त से मेरी डायरी पढ़ी? इसने रवायती बीवियों के अंदाज से कहा। क्या मतलब तुम मेरी बीवी हो? शोना, अब भी मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसने बहादुरी से कहा। और पेश इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस दिया और साथ ही सर इसके कंधों पर टिका दिया। ये कायनात का एक मुकम्मल मंजर था। प्रेशे को इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी। इसकी दुनिया मुकम्मल थी। और यहाँ पे ये नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था ज़िंदगी हो जैसे और इसके राइटर थे ईमान खान।